हेलो स्टूडेंट, हमारा वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास 9th पास कर लिया है, क्लास 10th में पहुंच चुके हैं और बोर्ड का एग्जाम देना है। अन्य सब्जेक्ट के साथ साथ उन्हें साइंस का पेपर भी देना है और साइंस का पेपर 3 भागों में बटा हुआ है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अक्सर बच्चों की शिकायत होती है कि फिजिक्स हमको बहुत टफ लगती है, फिजिक्स समझ में नहीं आती है। इन बातों के दृष्टिगत वीडियो लेक्चर की एक सीरीज हमने स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए हमने तैयार की है, जिनके कुल 12 वीडियो हैं। अगर ये सभी वीडियो आप देख लेते हो तो बोर्ड के एग्जाम में फिजिक्स का टेंशन आप खत्म कर दो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अच्छे नंबर से आप फिजिक्स के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, पास हो गए आप। अगर इस सीरीज की और वीडियो आपको देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पहुंच सकते हो, आप देख सकते हो। और या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 10 फिजिक्स के नाम से आपको पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे इस सीरीज के सारे वीडियोस को आप देख सकते हो। अगर हमारे सीरीज के सारी वीडियोस में अच्छे व्यूज आते हैं, अधिक से अधिक अगर आप शेयर करते हो तो हम भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि फिजिक्स के साथ ही साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाए। जो टॉप मोस्ट टीचर होंगे उनको इनवाइट करके हम कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से फिजिक्स की सीरीज हम आपको दे रहे हैं उसी प्रकार से आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी आपको सीरीज मिल जाए, ताकि ये हमारे चैनल पे पूरा का पूरा आपका साइंस तैयार हो जाए। अपने इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, प्रकाश संबंधी क्या क्या नियम है, जो आपके सिलेबस में है, बोर्ड के सिलेबस में। उससे डिटेल स्टडी अगर आपको करनी होगी तो हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को आप देखना। सबसे पहले हम लेते हैं टॉपिक प्रकाश। देखो प्रकाश है क्या चीज, लाइट। देखो अन्य ऊर्जाओं के भांति प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे कई प्रकार की ऊर्जा आपने पढ़ी होगी, नाम सुना होगा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, कई प्रकार की ऊर्जा आपने पढ़ी है, नाम सुना है। तो उसी प्रकार से प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है। देखो संवेदना का मतलब क्या, महसूस करना, आभास करना। अगर आपके हाथ को हम इस प्रकार से ऐसे दबाएं इस प्रकार से, तो आपको क्या दुखता है, महसूस होता है, आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, दर्द आपने क्या महसूस किया। उसी प्रकार से दृश्य संवेदना का तात्पर्य क्या हुआ कि मतलब हम महसूस करना कि सामने कोई वस्तु है। तो आप यूं कह सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, अन्य ऊर्जाओं की भांति प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है और जिससे कि वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। देखो प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। प्रकाश अगर गतिमान है तो रास्ते में कोई चमकता हुआ कोई चीज नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन प्रकाश के मार्ग में कोई चीज आएगी, वो चमकदार हो जाएगी, वो हमको दिखाई पड़ेगी। अगर किसी अंधेरे कमरे में हम जाएं, एकदम से चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ेगा, दीवार है, फर्नीचर है, कुछ भी हमको दिखाई नहीं पड़ेगा अगर कमरे में अंधेरा है, ठीक। लेकिन अगर लाइट ऑन कर दें तो सारी वस्तुएं हमको दिखाई पड़ने लगती हैं। तो होता क्या है, प्रकाश किरणें पड़ी, हमने लाइट ऑन किया ना, प्रकाश स्रोत हमने ऑन कर दिया, उससे प्रकाश किरणें निकल रही हैं, तो प्रकाश किरणें निकल के कमरे के अंदर की सभी वस्तुओं पर पड़ी और सभी वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारे नेत्र पर पड़ी। नेत्र की रेटिना पे क्या प्रतिबिंब बना और रेटिना ने क्या किया, मैसेज पहुंचाया कहाँ, दिमाग तक, मस्तिष्क तक, और हमको जानकारी मिल गई सामने कौन सी वस्तु रखी हुई है। तो आप यूं कह सकते हो कि प्रकाश किरणें अगर गतिमान है तो अगर प्रकाश संचरित हो रही है तो अगर रास्ते में कोई वस्तु होगी तब तो वो चमकेगी, दिखाई पड़ेगी, अदरवाइज प्रकाश चुपचाप दिखाई पड़ेगी। प्रकाश खुद नहीं दिखती है, केवल वस्तुओं को दिखाने में सहायक होती है। अभी तक आप प्रकाश के बारे में देख रहे थे, अब प्रकाश से जुड़ी कुछ और जानकारी हमको देनी है। हम बात करें आपसे वस्तुओं की। वस्तुएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, और एक ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो प्रकाश के पड़ने पर, प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई पड़ती हैं, प्रकाश नहीं आपतित होगा तो दिखाई नहीं पड़ेंगी। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, ल्यूमिनस बॉडीज। आप देखो वस्तुएं 2 प्रकार की, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, या इसी को आप अदीप्त वस्तुएं भी कह सकते हो। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उसको आप क्या कहते हो, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे मोमबत्ती है, हमने उसको जला दिया, प्रकाश किरणें निकल रही हैं, अंधेरे कमरे में लेके जाओगे, कमरे के अंदर की सारी वस्तुएं वहां पे दिखाई पड़ेंगी। मोमबत्ती बाहर ले जाओ, कमरे में फिर अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। कमरे के अंदर का बल्ब आपने ऑन कर दिया, बल्ब से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, पूरे कमरे की सारी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, बल्ब को आपने क्या ऑफ कर दिया, कमरे में फिर अंधेरा हो गया। तो बल्ब हुआ, जलती हुई मोमबत्ती हुई। या आप यूं कह सकते हो हमारी पूरी धरती जिस पे हम लोग रहते हैं, सूरज से रोशनी आती है, धरती पे पहुंचती है, दिन में उजाला ही उजाला चारों तरफ रहता है। तो किसके कारण, आपका सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों के कारण। सूर्य भी प्रकाश से क्या, प्रकाश स्रोत है, अच्छा खासा ऊर्जा स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। तो इस प्रकार से ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडीज। जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई माचिस की तीली, या फिर बल्ब है, एलईडी है,
सूर्य है, ये सब क्या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनमें अपने अंदर से स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन नहीं होता है, लेकिन जब बाहर से प्रकाश किरणें उनके ऊपर पड़ती हैं तब वो हमको दिखाई पड़ती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं। देखो हमारा आपका शरीर भी एक प्रकार से क्या है, अदीप्त है। भाई हमारे अंदर से कोई प्रकाश नहीं निकल रहा, आपके अंदर से कोई प्रकाश नहीं निकल रहा है। अंधेरे कमरे में अगर हम आप खड़े हो जाएं तो ना आप हमको देख पाओगे ना हम आपको देख पाएंगे। लेकिन अगर कोई लाइट सोर्स वहां पे ऑन कर दें, बल्ब को ऑन कर दें, तो पूरे कमरे में प्रकाश फैल गया। वही प्रकाश किरणें हमारे चेहरे पर, शरीर पर पड़ी, वही प्रकाश किरणें आपके चेहरे पर पड़ी, शरीर पर पड़ी, हमारे चेहरे और शरीर से परावर्तित होकर आपके नेत्र पर गई, रेटिना पे प्रतिबिंब बना, आपने हमको देखा, और उसी प्रकार से वही प्रकाश किरणें आपके चेहरे, आपके शरीर पर पड़ी और वहां से परावर्तित होकर हमारे नेत्र पर पड़ी, रेटिना पर प्रतिबिंब बना, हमने आपको देखा। हम दोनों एक दूसरे को आपस में क्या देख पाए। अपने अंदर का कोई प्रकाश नहीं था, बाहर से प्रकाश पड़ा, तब आप हमको देख पाए, हम आपको देख पाए। या कमरे के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, लाइट ऑफ कर दो, सब एकदम अंधेरा, नहीं दिख रही है, लाइट ऑन किया तब तो दिखना शुरू हुई। तो इस प्रकार से आप यूं कह सकते हो कि मतलब वस्तुएं मुख्यतः दो प्रकार की, एक वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, एक वे वस्तुएं जिनके अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, जब बाहर से प्रकाश किरणें पड़ती हैं तब वो हमको दिखाई पड़ती हैं। उनको आप क्या बोलते हो, अदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हो। वस्तुओं का प्रकार आपने देखा। अब हम चलते हैं प्रकाश संबंधी कुछ गुण। देखो प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम पॉइंट वाइज उसको समझाने जा रहे हैं। और इसको समझाने के पहले आपको बताएं, देखो हम बात करें तरंग की, वेव। अगर आपसे कोई पूछे तरंग किसे कहते हैं, वेव किसे कहते हैं, ठीक, तो किसी भी माध्यम में विक्षोभ मीन्स का डिस्टर्बेंस के निरंतर आगे बढ़ते रहने से उत्पन्न प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, तरंग कहते हैं, वेव कहते हैं। तरंगें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक वे तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और एक वे तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिन तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उनको हम कहते हैं यांत्रिक तरंगे या फिर मैकेनिकल वेव कहते हैं। और जिन तरंगों के चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। देखो हम बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, या अगर आप बोलो हम सुन पाए, हमारे आपके बीच में ध्वनि तरंगों का आदान प्रदान हुआ। लेकिन आप जानते हो ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, और माध्यम क्या, वायु। अगर कमरे के बीच की सारी वायु को खींच के बाहर कर दिया जाए और उसके बाद अगर हम बोलें, हमारा होठ हिलता हुआ केवल आप देखोगे, हम क्या बोल रहे हैं आप नहीं सुन पाओगे। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछते हो, आपका होठ हिलता हुआ केवल हम देखेंगे, लेकिन आप क्या पूछ रहे हो हम नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच की माध्यम को अगर बाहर कर दिया गया तो। ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि तरंगें संचरित नहीं हो सकती हैं। तो क्योंकि ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः ध्वनि तरंगें एक प्रकार की क्या, यांत्रिक तरंगें, मैकेनिकल वेव है। लेकिन हम प्रकाश की बात करें, आप जानते हो सूर्य से प्रकाश किरणें धरती पर आती हैं और पृथ्वी तल के चारों ओर लगभग 15-16 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल है, और बाकी सूर्य तक क्या निर्वात है, वैकुंठ है, और फिर भी सूर्य की प्रकाश किरणें धरती तक पहुंचती हैं। इसका मतलब कि प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जहां माध्यम नहीं था वहां से भी चल के आई हैं। और अभी हमने आपको समझाया, बिना माध्यम के जब कोई तरंग संचरित होती है तो उसको आप क्या बोलते हो, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हो। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात इसके चलने के लिए, संचरित होने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम बोर्ड के सामने से हटेंगे, सामने प्रॉपर्टी में लिख रखी है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके अपना आप खुद का नोट्स भी तैयार कर सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी आप देखना, प्रकाश एक प्रकार की क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जा रहा है? क्योंकि इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ऐसी तरंगें जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो उनको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपके सामने है कि इसके संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम है तो भी ठीक, नहीं माध्यम है तो भी ठीक, बिना किसी माध्यम के भी संचरित होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप देखना, देखो निर्वात में या हवा में प्रकाश की चाल मापी गई, कितना निकला, लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपको पता है कोई मामूली चाल नहीं है, आप यूं कह सकते हो बहुत अत्यधिक चाल है। इस चाल से किसी पिंड को फेंक पाना, किसी चीज का गति कर पाना प्राय असंभव सा होता है। तो ये वायु निर्वात में प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक। अच्छा, और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में। देखो हमने यहाँ पर मान लो लाइट सोर्स है, इसको हमने यहाँ पे ऑन किया तो इससे प्रकाश किरणें निकली, तो प्रकाश किरणें ऐसे ऐसे करके नहीं जाएंगी, वो स्ट्रेट लाइन में जाएंगी। हमने ये लाइट सोर्स यहाँ पे रखा, प्रकाश किरण निकलेगी तो ऐसे ऐसे करके नहीं जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी। यहाँ पे रखा, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। प्रकाश सदैव क्या, सीधी रेखा में चलता है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें। अब हम एक डार्क रूम में आ चुके हैं, क्योंकि डार्क रूम है इसलिए आप हमको नहीं देख पा रहे हो।
हमने हाथ में एक लाइट सोर्स लिया हुआ है, रेड कलर का हुआ है, अब देखना ये ऐसे, ठीक। और अब देखना इसको हम सामने यहाँ पे कर रहे हैं इस प्रकार से, सामने आप देख रहे हो वॉल पे एक पॉइंट दिख रहा है, लेकिन जो लाइट जा रही है उसका रास्ता नहीं दिख रहा, किस रास्ते से जा रही है। अब इस रूम में हमने ड्राई आइस की सहायता से धुआं कर लिया और वही लाइट सोर्स फिर हम यहाँ पे ऑन करते हैं। अब देखना डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। पहले लाइट जो आपका जहां से निकल के जा रही थी उसका रास्ता नहीं दिख रहा था, सीधे सामने दीवार पे जहां पड़ रहा था एक पॉइंट दिख रहा था, और पूरा का पूरा आपको रास्ता दिखाई दे रहा है। आप देखो ये, ठीक। एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, अभी आप समझ जाओगे। मान लो गत्ते का 2 टुकड़ा ले लें और दोनों में महीन महीन हम वहां पे क्या छिद्र कर दें और किसी डार्क रूम में अंधेरे कमरे में जाएं और अंधेरे कमरे में सामने दीवार पर हम वहां पे कोई निशान लगा दें। गत्ते का एक टुकड़ा जिसमें महीन छिद्र उसको रखें और दूसरा टुकड़ा उसके सामने रखें जिसमें महीन छिद्र इसमें भी है, दोनों टुकड़ों में, और यहाँ पे अपना नेत्र लाएं, ठीक। तो अगर दोनों छिद्र आमने सामने होंगे तब तो उस पर हमको दीवार दिखाई पड़ेगी, और अगर हम गत्ते के टुकड़े को ऊपर या नीचे अगल बगल कर दें, मतलब छिद्र आमने सामने न रहे, तो सामने की दीवार वहां पे उस पार की हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में प्रमाणित है कि प्रकाश का सीधी रेखा में चलता है। अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता तो छिद्र को ऊपर नीचे करने पर भी, अगर यहां से हम देखते हैं दोनों छिद्र आमने सामने नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, दाएं बाएं ऊपर नीचे है, फिर भी हमको उधर की दीवार वहां पे दिखाई पड़ जाती, जबकि ऐसा नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, आप समझ जाओगे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। देखो कहीं धूप में कहीं भी आप खड़े हो तो हमारी आपकी क्या परछाई बनती है जमीन पे। परछाई का बनना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। देखो परछाई कोई चीज नहीं होती है, परछाई है क्या? प्रकाश की अनुपस्थिति, उसी को तो आप परछाई कहते हो। मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, प्रकाश किरण साइड से आ रही है, हमारे शरीर पर पड़ रही है, तो जो प्रकाश किरण हमारे ऊपर से, सामने से, पीछे से निकल गई तो वो तो वहाँ पे सामने जो भी तल होगा उसको क्या चमकाएगी, वहाँ पे चमक उत्पन्न होगी। लेकिन जो प्रकाश किरण हमारे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन सब जगहों पे जहाँ पे पड़ी, ठीक, तो प्रकाश किरण अंदर से घुस के उस पार निकल नहीं पाई, तो जहां पे इन सब पोर्शन को बनना चाहिए वहां पे क्या अंधकार हो जाएगा, और जब अंधकार हो जाएगा तो वहां पे क्या अंधेरा होगा, बाकी चारों तरफ वहां पे क्या प्रकाश होगा, और आपको हमारी परछाई बन रही है। अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता तो हमारी परछाई कभी नहीं बनती, इसलिए कि जहां परछाई बनना है, मतलब जहां पे अंधकार है, जहां पे प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, तो अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलता तो भले प्रकाश के मार्ग में हम खड़े हैं, खड़े रहो, प्रकाश यहां से ऐसे घूम के यहां पर भी परछाई वाली जगह पहुंच जाती, यहां से ऐसे घूम के ऊपर से घूम के पीछे से परछाई वाली जगह पहुंच जाती, परछाई हमारी आपकी न बन पाती। तो हमारी आपकी परछाई का बनना, जिसको शैडो आप कहते हो, परछाई का बनना इस बात को प्रमाणित करता है कि इसका मतलब कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। फिर आप आगे देखना, देखो कुछ ऐसे माध्यम होते हैं, वस्तुएं होती हैं कि अगर आँख के सामने लाएं तो आर पार दिखाई पड़ती हैं, और कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं आँख के सामने लाएं तो आर पार दिखाई नहीं पड़ती हैं। मान लो पारदर्शी कांच का कोई टुकड़ा ले लें, शीशा ले लें, अगर सामने रख दें, फिर भी आपका शीशे के अंदर से झांकते हुए आप हमको देख पाओगे, हम आपको देख पाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर आपकी कॉपी यहाँ पे सामने रख दें, तो अगर कॉपी, बड़ी सी कॉपी सामने हो गई तो ना आप हमको देख पाओगे ना हम आपको देख पाएंगे। तो कॉपी यहाँ पे क्या अपारदर्शी है, और कांच का टुकड़ा है, कांच की प्लेट आपका यहाँ पे क्या पारदर्शी है, ठीक। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसका सब कुछ बदल जाता है, लेकिन उसके आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप पूछोगे सब कुछ का तात्पर्य क्या? सब कुछ का तात्पर्य प्रकाश से जुड़ी अन्य जितनी भी राशियां हैं सब बदल जाएंगी। प्रकाश की तीव्रता बदल जाएगी, प्रकाश की चाल बदल जाएगी, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे चल के जब आप पढ़ाई करोगे तो उसका भी प्रायोगिक पुष्टि आपको मिलेगी। अगर आपसे कोई कहता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, उसका क्या क्या बदलेगा, तो आप बोल दो उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, वेवलेंथ, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, उसकी तीव्रता बदल जाएगी। अगर आपसे कोई पूछता क्या नहीं बदलेगा, अक्सर यही पूछा जाता है कि क्या नहीं बदलता है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ जवाब होगा आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी इसका जवाब है, लेकिन अभी आपके स्तर की जानकारी नहीं है, आगे आप पढ़ाई करोगे आपको मिलेगा, ठीक। और उसी के बाद आप देखना बेटा, अगर प्रकाश किसी चमकदार सतह पे आपतित हो, चमकदार सतह का तात्पर्य जिसको पॉलिश वाला सरफेस कहते हैं, तो प्रकाश किरण अगर आपतित हुई तो वो पॉलिश वाली जो सतह होगी, चमकदार सतह, वो उस प्रकाश किरण को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। परावर्तित कर देगा मतलब क्या, अगर किसी माध्यम से कोई प्रकाश किरण आई, उस पॉलिशदार वाली सतह पे पड़ी, तो पॉलिशदार वाली सतह उसको क्या करेगी, परावर्तित कर देगी, मतलब वापस उसी माध्यम में भेज देगी। तो किसी माध्यम से प्रकाश किरणें आवे, चमकदार सतह पे पड़े, चमकदार सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जावे, तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके भी नियम हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, इसी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। 2 नियम हैं, क्या क्या नियम है भी आपको मिल रहा है।
अच्छा, उसके बाद आप देखना, हम श्वेत प्रकाश की बात करें। देखो, श्वेत प्रकाश दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर, 7 रंगों का मिश्रण है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। हर रंगों का अपना अलग अलग तरंगदैर्घ्य है। ये जो हमने बोला बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये जानते हो, ये तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में हमने बोला है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका? बैगनी रंग का, फिर उसके बाद किसका? नीले का, फिर आसमानी का, फिर हरे का, फिर पीले का, फिर नारंगी का, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका? लाल रंग का। एक जीके का क्वेश्चन है, खतरे का रंग लाल होता है क्यों? तो उसका जवाब यही होगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग की प्रकाश किरणें दूर तक जा सकती हैं, और इसीलिए खतरे का रंग क्या होता है? लाल होता है। और एक जानकारी दें, तरंगदैर्घ्य जितना ही ज्यादा होगा, आवृत्ति उतनी ही कम होगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इन 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी? तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। आप देखो यहाँ पे हमने नीचे वेवलेंथ भी लिख दिया है। बैगनी रंग का कितना? 3800 एंगस्ट्रॉम, और लाल रंग का कितना? 7800 एंगस्ट्रॉम। इससे आपको एक जानकारी भी मिल जाएगी कि यहाँ पे 3800, यहाँ पे 7800, मतलब इस क्रम में अगर हम आगे बढ़ेंगे तरंगदैर्घ्य लगातार क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अगर इस क्रम में आगे बढ़ने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है तो निश्चित रूप से आवृत्ति क्या होगी? घटेगी। मतलब इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा और इसकी आवृत्ति सबसे कम, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, तो इसकी आवृत्ति सबसे अधिक और इसकी आवृत्ति सबसे कम। देखो, ऐसा नहीं कि 3800 से नीचे विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, तो ऐसा नहीं कि 7800 के ऊपर विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, होती हैं, लेकिन हमारा आपका नेत्र उसके लिए सेंसिटिव नहीं है, सुग्राही नहीं है। 3800 से नीचे, 3800 एंगस्ट्रॉम से कम तरंगदैर्घ्य की तरंगें अगर हमारे आपके नेत्रों पर पड़े, हम लोग जान ही नहीं पाएंगे, कोई एहसास ही नहीं होगा। और उसी प्रकार से अगर 7800 एंगस्ट्रॉम से बड़ी तरंगदैर्घ्य की तरंगें हमारे आपके नेत्रों पर पड़े, हम उसको जान ही नहीं पाएंगे, उसका कोई एहसास नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो हर मशीनरी के कार्य करने की एक सीमा होती है। आप बहुत अच्छी साइकिल चला लेते हो, किस स्पीड से चला सकते हो? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन साइकिल से आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा तो नहीं चला पाओगे। उसी प्रकार से आप बाइक बहुत अच्छी चलाते हो, किस स्पीड से चला लोगे? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छी सड़क मिल गई तो। लेकिन उसी बाइक से आप 150-200 किलोमीटर प्रति घंटा तो नहीं चला सकते, उसकी रेंज ही नहीं है बाइक की। तो उसी प्रकार से हमारे आपके नेत्र की भी एक सीमा होती है हर काम करने की। समय में वो सीमा कितनी? 1/10 सेकंड। आगे चल के हम जानकारी आपको देंगे इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। और उसी प्रकार से तरंगदैर्घ्य जो हमारा आपका नेत्र, एक स्वस्थ मनुष्य का नेत्र जो देख सकता है, उसकी जो रेंज है वो आपका यहाँ पे कितना? 3800 एंगस्ट्रॉम से और 7800 एंगस्ट्रॉम तक का है। 3800 से कम तरंगदैर्घ्य की या 7800 से ऊपर तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणें अगर हमारे आपके नेत्रों पर पड़े, हम लोगों को कुछ एहसास ही नहीं होगा। एहसास तब हो पाएगा जब 3800 से और 7800 के बीच के तरंगदैर्घ्य की तरंगें हमारे आपके नेत्रों पर पड़ेंगी, रेटिना प्रतिबिंब बनाएंगी, तो फिर आपका उसको हम समझ पाएंगे, उसका एहसास कर पाएंगे। अभी हमने आपको बताया श्वेत प्रकाश दैट इज द मिक्सचर ऑफ 7 कलर। कभी फुर्सत में अगर आपको मिले तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं, करके आप देखना। एक गत्ते का टुकड़ा ले लो, ठीक, और उसको सर्कल के शेप में आप उसको काट लो, और काटने के बाद उसके ऊपर व्हाइट पेपर चिपका दो। एक गत्ते का टुकड़ा आपने लिया ऐसे, और उसको सर्कल के शेप में आपने यहाँ पे क्या काट लिया, और उसके ऊपर व्हाइट पेपर चिपका दिया। और उसके बाद इसको जानते हो 7 बराबर भागों में बांट दो, ठीक। जैसे एक भाग आपका ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रहे सातों भाग एकदम बराबर रहे, कोशिश से मिलीमीटर में भी अंतर ना रहे, ठीक। और उसके बाद एक एक भाग को आप यहाँ पे कलर कर दो। किस प्रकार कलर करना है? इसी सीक्वेंस में, क्रम ना बिगाड़ना। क्रम बिगाड़ोगे तो आपका प्रयोग करना बेकार, ठीक है। जैसे सबसे पहले बैगनी है तो एक तरफ आपने यहाँ पे क्या वायलेट कर दिया, ठीक। फिर नीला है तो इधर आपने ब्लू कर दिया, फिर यहाँ पे आसमानी कर दिया, फिर यहाँ पे हरा ग्रीन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे पीला कर दिया, और फिर यहाँ पे नारंगी कर दिया, और यहाँ पे क्या लाल कर दिया, ठीक। अच्छा, कलर करते समय भी ध्यान रखना, जितने भी कलर आप करो यहाँ पे सबकी इंटेंसिटी बराबर होनी चाहिए, तीव्रता बराबर होनी चाहिए। आप पूछोगे इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं कि मान लो ब्लू कलर है तो एकदम से ब्लू कलर खूब गाढ़ा करके यहाँ पे ब्लू कलर कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके पहले बैगनी आपका वायलेट, मान लो वायलेट कलर खत्म हो गया, जरा उसके किनारे लगा है तो ब्रश में लगा के इसको अपने कलर किया, बाकी पानी मिला के आपने बढ़ा दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जितने भी कलर आप करोगे सबकी इंटेंसिटी, सबकी तीव्रता बराबर होनी चाहिए, ठीक। आपने कर लिया, इसको धूप में सुखा लो, और सुखाने के बाद एक बिजली का मोटर ले लो छोटा सा,
आप पूछोगे बिजली का मोटर कहाँ? अरे आजकल बच्चों के खिलौने में आपने भी खेला होगा, छोटे छोटे मोटर लग के आते हैं। नहीं तो मार्केट में 25-30 रुपए का मोटर मिल जाएगा छोटा सा। या किसी कोई पुराना खिलौना आपका टूट गया हो, अब कोई अच्छा खिलौना मत तोड़ने लगना। मान लो कोई पुराना खिलौना टूट गया है तो उसके अंदर मोटर होगा, मोटर निकाल लो, ठीक है। अब मोटर के अंदर से एक रॉड निकली होती है जिसको आप यहाँ पे क्या घुमाते हो, उसको सैफ्ट बोलते हैं। जब मोटर को ऑन करते हो वही रॉड घूमती है, तो आप एक काम करो, इसके बीच में होल करो और होल करके उसी रॉड में इसको पहना दो, और पहनाने के बाद थोड़ा सा फेविक्विक लगा दो वहां पे, क्योंकि नहीं अगर जकड़ेगा तो जैसे मोटर का ऑन करोगे सैफ्ट घूमेगा और ये आपका लुढ़क के आपका नीचे चला आएगा। तो लुढ़कने ना पाओ, इसमें सैफ्ट में बाकायदा क्या चिपक जाए, थोड़ा सा फेविकोल यहाँ पे सेंटर पे लगा दो और उसको मोटर को आप ऑन करो। और जब मोटर को ऑन करोगे तो आप जानते हो तेजी से क्या राउंड करेगा, रोटेट करेगा, घूमेगा, और जब ये घूमेगा जैसे स्पीड पकड़ेगा ये सातों कलर आपके गायब हो जाएंगे और सबका मिक्सचर बराबर का व्हाइट कलर का ये आपका गत्ते का टुकड़ा सफेद रंग का दिखाई पड़ेगा। और वहीं पे मोटर रुक गई, और जब मोटर रुक गई सातों कलर फिर आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हमने समझाने का प्रयास किया कि श्वेत प्रकाश दैट इज द मिक्सचर ऑफ सोइन कलर, 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है। इस छोटे से प्रैक्टिकल के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। और इसके अलावा आपको बताएं, हम दिखाएंगे आपको प्रिज्म, आपने नाम सुना होगा, हम बाकायदा दिखाएंगे अपनी वीडियो में। आगे सीरीज हमारी आप देखते रहो, पूरी हमारी सीरीज के जितने भी लेक्चर हैं आप देखते रहो। आगे प्रिज्म भी दिखाएंगे, लेंस भी दिखाएंगे, बेहतर जानकारी आपको मिलेगी। जानते हो श्वेत प्रकाश किरण को जब किसी प्रिज्म पर हम आपतित करते हैं, डालते हैं, तो प्रिज्म क्या करता है, 7 रंगों में उसको क्या करता है, बांट देता है। सबसे नीचे बैगनी, फिर उसके ऊपर नीला, फिर आसमानी, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, और उसके बाद लाल। सामने कोई पर्दा लगा दें स्क्रीन, तो स्क्रीन पर हमको क्या 7 अलग अलग रंगों की वहां पे क्या पट्टियां दिखाई पड़ती हैं। इंद्रधनुष आपने देखा होगा बरसात के मौसम में, सूर्य का प्रकाश ही तो है, बादलों का पूरा झुंड है, पूरा समूह है, उस पे आया। अब क्या घटना हुई आगे चल के आप पढ़ाई करोगे, यहाँ पे आप जानते हो वो अपने आप में प्रमाणित करता है कि श्वेत प्रकाश के अंदर जो जो कलर थे उन कलर्स में वहां पे क्या विभक्त हो गया, हमको इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, रेनबो जिसको आप कहते हो। इस प्रकार से प्रकाश के बारे में आपने देखा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की डिफिनीशन क्या होगी, प्रदीप्त पदार्थ क्या होता है, अदीप्त या आपका ये अप्रदीप्त पदार्थ क्या होता है, और साथ ही साथ में प्रकाश के गुण आपने देखे। अब हम आते हैं प्रकाश किरणों के बारे में। देखो प्रकाश किरण क्या होता है। देखो प्रकाश किरण कोई चीज नहीं है। प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखीय पथ पर गुजरता है, उस सरल रेखीय पथ को, उसके गमन पथ को हम किरण कहते हैं। अपनी बात फिर से हम दोहराएं, किसी भी पारदर्शी माध्यम में, आप पूछोगे पारदर्शी माध्यम आप क्यों बोल रहे हैं, इसलिए कि पारदर्शी माध्यम में प्रकाश संचरित ही नहीं होगा, पारदर्शी माध्यम में ही संचरित होगा। तो किसी पारदर्शी माध्यम में कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखीय गमन पथ पर गुजरता है, उसी गमन पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। और प्रकाश किरणें मुख्यतः 3 प्रकार की, एक कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट और एक पैरेलल, या हिंदी में आपको एक अभिसारी, एक अपसारी और एक समांतर। सामने डायग्राम आप देख रहे हो, ये प्रकाश किरणें हैं, ठीक। एक प्रकाश किरण यहां से आ रही, यहां से आ रही, यहां से आ रही है, बिखरी हुई थी, लेकिन आगे बढ़ के यहाँ पे क्या सेंट्रलाइज हो गई यहाँ पे, ठीक। तो बिखरी हुई थी और सेंट्रलाइज हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी। और इसी का उल्टा हो जाए, यहाँ पे सेंट्रलाइज कोई सोर्स था, इससे प्रकाश किरण निकली और निकलते ही आपका चारों तरफ वहां पे क्या बिखर गई, तो इसको आप क्या बोलोगे, अपसारी, या इसको आप क्या बोलोगे, डाइवर्जेंट। और ऐसी भी प्रकाश किरणें जो पूरा रास्ता अपना तय कर लें, लेकिन ना तो बिखरे और ना सिकुड़े, परस्पर समांतर रहें, उनके बीच की दूरी में, उन किरणों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश किरणें। जब प्रकाश किरणें बहुत दूर से आती हैं, लगभग अनंत से आती हैं, तो मान के चलते हैं लगभग समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। उसी प्रकार से अगर कोई स्रोत यहाँ पे है, इसको हमने ऑन किया, प्रकाश किरणें जा रही हैं, तो प्रकाश किरणें जैसे दूर हटती जाएंगी, एक प्रकार से क्या दूर हटती जा रही हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, अपसारी। और अगर मान लो हमने किसी लेंस का उपयोग कर लिया या दर्पण का उपयोग कर लिया, प्रकाश किरणें यहाँ क्या बिखरी थी, उसको हमने किसी बिंदु पे क्या सेंट्रलाइज कर लिया, तो इसको आप क्या बोलोगे, अपसारी। तो इस प्रकार से प्रकाश किरणों के बारे में आपने देखा। अब हम प्रकाश के परावर्तन पे आते हैं और प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम आपको बताने जा रहे हैं। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अभी इसके पहले भी हमने बोला था, एक बार फिर हम बोल रहे हैं यहाँ पे, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार सतह, चिकनी सतह पर आपतित होता है, तो उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो जिस माध्यम से आया, चिकनीदार या पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गया, इसी घटना को आप क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन के 2 नियम हैं, जिसको परावर्तन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है। परावर्तन का प्रथम नियम क्या है, आप देखो सामने ये एक दर्पण है, मिरर,
घर से निकलते समय जिसमें अपना चेहरा देख के निकलते हो ना, वही दर्पण है। तो नीचे यहाँ पे क्या पॉलिश लगी हुई है। अपना चेहरा देखना तो कहाँ, नीचे से नहीं, आप ऊपर से देखोगे। पॉलिश इधर लगी है ना, तो जिस ओर पॉलिश लगी है उसके दूसरी ओर से अपना चेहरा आप देखते हो, तो पॉलिश इधर लगी हुई है, चेहरा आपको इधर से दिखाई पड़ेगा। ये मिरर हो गया दर्पण। कोई प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित हुई, इस बिंदु पर आपतित हुई, तो इसको आप क्या बोलोगे, आपतन बिंदु, ठीक। और यहीं से फिर क्या परावर्तित हो गई, तो ये कौन सी किरण, आपतित किरण कहलाएगी। ये कौन सी, परावर्तित किरण कहलाएगी। और ये क्या, आपतन बिंदु कहलाएगा। और जो दर्पण है, दर्पण के ठीक अभिलंबवत और आपतन बिंदु से जो रेखा गुजरती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उसको आई से लिखते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ये आपतन कोण हमारा आई हो गया ऐसे। और परावर्तित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है उसको हम आर से लिखते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ये तो डायग्राम हुआ। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, और इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, आपतन बिंदु कहोगे, और ये दर्पण हो गया। देखो, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आप जो एक ही तल का मतलब क्या, जैसे आपतित किरण आपकी यहाँ पे आई, परावर्तित किरण आपकी इधर गई ऐसे, और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब हुआ, तो अगर इसको हम सेट करें यहाँ पे ऐसे, तो तीनों एक ही तल में मिलेंगे। जैसे इस प्रकार से आप कह सकते हो, ये ऐसे, मतलब तीनों के तीनों हमारे बोर्ड के तल में क्या समाये होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये आपका इधर है, ये आपका इधर है, तो ये आपका इधर निकल जाए, या इधर निकल जाए, वो उधर निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जब भी दिखेंगे तीनों एक ही तल में दिखेंगे, ठीक। ऐसा कभी नहीं होगा ये दोनों एक तल में हो, ये आपका इधर हो जाए, इधर हो जाए, कभी नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। ये आपका परावर्तन का पहला नियम है। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं यहाँ पे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। अच्छा, और इसका दूसरा नियम क्या, द्वितीय नियम परावर्तन का, इस कोण को भी आपने देखा, कौन सा कोण, आपतन कोण कहते हैं, और इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो द्वितीय नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों परिमाण में ठीक बराबर होते हैं। मतलब अगर ये 33 डिग्री है, 33 डिग्री, तो एग्जैक्ट ये भी 33 ही होगा, ना 32 होगा और ना 34 होगा। आप यूं कह सकते हो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों परिमाण में बराबर होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। और पहला नियम एक बार फिर रिपीट करते हैं यहाँ पे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दोनों नियम लाइन से लिखे हुए हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में आप उतार सकते हो। अब इसके बाद हम आपको समझाने जा रहे हैं कि कोई भी मिरर, दर्पण किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, और प्रतिबिंब बनाने के पहले हम डिस्कशन करें यहाँ पे। आप देखना, कोई भी मिरर है, प्रकाश किरणें जो आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और जो परावर्तित होकर जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक। तो आपतित किरणें जहां कहीं मिले या मिलती हुई प्रतीत हो उसको हम क्या बोलते हैं, बिंब, या उसी को व्यवहारिक भाषा में क्या कहते हैं, वस्तु। अपनी बात फिर से हम दोहराएं, आपतित किरण जहां कहीं मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु, या उसी को हम क्या बोलते हैं, बिंब। और परावर्तित किरणें जहां कहीं मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। प्रति मीन्स का उल्टा, बिंब का उल्टा, प्रतिबिंब, इमेज जिसको आप कहते हो। अपनी बात फिर से हम दोहरा के हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आपतित किरणें जिस किसी बिंब पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आप क्या कहते हो, बिंब, और बिंब का मतलब क्या, वो वस्तु। और यहाँ पे दर्पण में आप देखोगे, परावर्तित किरणें जिस किसी बिंब पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। अगर वास्तव में प्रकाश किरणें जाती हैं, मिलती हैं और प्रतिबिंब बनाती हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर वास्तव में प्रकाश किरणें जाके नहीं मिल रही हैं बल्कि हम केवल आभास कर रहे हैं कि प्रकाश किरण वहां जाके मिल रही होगी, मिल नहीं रही है, हम आभास करते हैं मिल रही होगी, तो अगर हम आभास करें मिल रही होगी तब जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। कुछ जानकारी और आपको दें, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। छोटा होगा, बड़ा होगा, तो ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि कोई भी समतल दर्पण है, समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है। पहले डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। और डायग्राम देखो आप, सामने एक प्लेन मिरर, नीचे पॉलिशदार सतह। अगर आपको अपना चेहरा देखना हो तो कहां से देखोगे, ऊपर से आप देखोगे। हमने दर्पण के सामने यहाँ पे किसी वस्तु की कल्पना करी, ये हमारा कोई वस्तु है, बिंदु वस्तु है, जो भी मान लो, ठीक। हमको ये देखना कि समतल दर्पण इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, वह कैसे बनाएगा। अब देखो, इससे कई प्रकार की किरणें निकलेंगी। अब जो कई प्रकार का तात्पर्य यहाँ पे कि कई दिशाओं में किरणें निकलेंगी, इधर भी निकलेगी, 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 सभी दिशाओं में निकलेगी।
अब इसके पहले हमने आपको समझाया था प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। तो हो सकता है कि वस्तु के अंदर से प्रकाश किरणें निकल रही हो, और अगर वस्तु के अंदर से नहीं भी प्रकाश किरणें निकल रही तो बाहर से प्रकाश किरणें इसके ऊपर पड़ रही हैं, ये उसको क्या कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, सभी दिशाओं में परावर्तित कर रहा है। तो चाहे इसके ऊपर पड़ी, इसने परावर्तित किया उन किरणों की बात करो, या इसने अपने अंदर से प्रकाश किरणों को निकाला, हम इस वस्तु से दो प्रकाश किरणों को निकाल रहे हैं, ठीक। और दोनों प्रकाश किरणों को नियम का पालन कराएंगे। आप देखना, एक प्रकाश किरण यहां से निकला, इसको हमने यहाँ पे सीधे ऐसे बुला लिया, आप देखना ऐसे, और एक प्रकाश किरण को हमने यहाँ पे तिरछा ऐसे निकाला, इधर की ओर आया। देखते रहो, वस्तु यहां पे है, एक प्रकाश किरण बिल्कुल सीधा इस पृष्ठ पर क्या अभिलंबित पड़ा, एक प्रकाश किरण इस पे क्या तिरछा पड़ा, और दोनों को नियम का पालन कराएंगे। पहले इन्हीं को पालन करा दें। आप देखना, ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। अब हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, अभिलंब की, आपतन बिंदु पर अभिलंब की। तो यहां पर हमने क्या किया, अभिलंब खींचा। अभिलंब हमेशा क्या होता है, पृष्ठ के अभिलंबित होता है, ठीक है। तो आपतन बिंदु पर हमने एक अभिलंब खींच दिया, और ऐसी कंडीशन में ये कोण हमारा क्या कहलाएगा, आई से लिखा जाएगा, और इसी को आप क्या बोलोगे, आपतन कोण। क्यों, क्योंकि इस बिंदु पर ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। तो अगर ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब है, तो आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाएगी उसे आप क्या कहोगे, आपतन कोण कहोगे, ये आपका आपतन कोण हो गया। और अब ये भी जानते हो, आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण। ये किरण यहीं से क्या परावर्तित हो जाएगी, ठीक। तो जब परावर्तित हो गई तो आप जानते हो परावर्तन के नियम का पालन करेगी। तो परावर्तन का नियम आप जानते हो, दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये प्रकाश किरण यहां पे आई और इधर से ऐसे निकली, ऐसे, ठीक। ये कोण आर से लिखा जाएगा, इसे आप क्या बोलोगे, परावर्तित किरण। अब रही बात प्रतिबिंब हमारा कैसे बनेगा, तो प्रतिबिंब के लिए आपको समझाएं। आप इस किरण पे आओ, ये किरण इस बिंदु पे आपतित हो रहा है, तो इस किरण के लिए ये क्या आपतन बिंदु है। देखो, इस किरण के लिए ये आपतन बिंदु और इस किरण के लिए ये आपतन बिंदु, अलग अलग किरणों के लिए अलग अलग आपतन बिंदु। हमने दो किरण निकाला तो दोनों के लिए आपतन बिंदु देख रहे हैं और दोनों पे नियम लगाएंगे। पहले हमने इसको देखा, इसके लिए ये आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब हो गया, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये प्रकाश किरण उधर क्या परावर्तित हो गई। अब आप इनसे मिलो, ये प्रकाश किरण इस बिंदु पर आया तो ये आपतन बिंदु कहलाएगा। और अगर यहाँ पे आपसे कहे लंब खींचो, तो यहाँ पे लंब खींचोगे तो लंब भी आपका इसी लाइन पे ही खिंचाएगा। यानी कि आप यूं कहोगे इस बिंदु पर आपतन कोण का मान कितना, 0 होगा। अगर आपतन कोण का मान 0 होगा तो निश्चित रूप से परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसको हम सीधे यहाँ पे आगे बढ़ाएं, ठीक, आप जानते हो ये प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, क्योंकि आपतन कोण का मान क्या, 0 है। और जब आपतन कोण का मान 0 है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ये प्रकाश किरण यहाँ पे आई और यहीं से सीधे वापस चली जाएगी, ऐसे, यूं। ध्यान देना, ये प्रकाश किरण सीधे यहाँ पे आई, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये आपका आपतन बिंदु है, यहाँ पे आपतन कोण का मान कितना, 0 है। आपतन कोण का मान 0 तो परावर्तन कोण का मान कितना, 0, यहीं से वापस लौट जाएगी। अच्छा, जब वापस लौट जाएगी, आपसे अगर हम इस किरण को दिखाएं जो वापस लौट रही है, आपसे कहें कि बेटा बताओ प्रकाश किरण कहाँ से आ रही होगी, तो आप तो कहोगे प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है। स्केल आप हमसे मांगोगे और एक डॉटेड लाइन ऐसे आप खींच दोगे, ऐसे, ये लो। यही तो आप बताओगे कि अगर हम इस किरण को दिखाएं, देखो अगर इसको दिखाएं ये कहाँ से आ रही होगी, तो आप बताओगे ये यहाँ से आ रही है। अगर इसको दिखाएं ये कहाँ से आ रही होगी, तो अभिलंब आप ऐसे खींच दोगे, आप बताओगे यहाँ से आ रही होगी, ठीक। अच्छा, इनसे मिलो, इस बिंदु पर ये क्या परावर्तित किरण है। अगर आपसे पूछें कि बताओ परावर्तित किरण कहाँ से आ रही होगी, तो आप स्केल लोगे और आप इसको पीछे बढ़ाओगे। तो अगर आप पीछे बढ़ाओगे यहाँ पे, आप देखना ऐसे, ठीक, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे। अगर हम आपसे पूछे ये किरण कहाँ से आ रही होगी, तो इसके लिए क्या पीछे बढ़ाओगे, और जब पीछे बढ़ाओगे तो यहीं पे तो काटेगी। तो आप कहोगे सर ये प्रकाश किरण यहाँ से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, ये कौन सी आपतित किरण, ये कौन सी आपतित किरण, आपतित किरणें जहां कहीं मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आप क्या कहते हो, बिंब। और बिंब माने क्या, वस्तु। अच्छा, और ये कौन सी परावर्तित किरण, और ये वाली कौन सी परावर्तित किरण। तो दोनों परावर्तित किरणें देखो डायरेक्ट तो कभी नहीं मिल सकती हैं, लेकिन इसको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, तो ये किरण और ये किरण यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और जब प्रतीत हो रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वस्तु का एक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और क्योंकि प्रतीत हो रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक। और प्रतिबिंब को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, इमेज। किससे लिखेंगे, आई से। आपने देखा वस्तु था, बिंदु वस्तु था, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना, वास्तव
वास्तव में किरणें काट के प्रतिबिंब नहीं बनाई, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। हमने क्या आभास किया, ये इधर जा रहा था, आभास किया कहां से आ रहा होगा, पीछे बढ़ाया, ये इधर ऊपर जा रहा था, हमने आभास किया कहां से आ रहा होगा, पीछे से आ रहा होगा, तो दोनों आभासी किरणों ने यहां पे काटा, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना। और जानकारी आपको दें, देखना ये एंगल कितना आई है, ठीक, तो निश्चित रूप से ये एंगल भी कितना होगा, आई, ठीक। अच्छा, उसी प्रकार से आप देखो ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर, और वर्टिकल से ये कितना एंगल बना रहा है, आर, तो ये भी तो वर्टिकल है और यही तो सीधे में पीछे आपका आया है, तो आप जानते हो ये एंगल भी कितना होगा, आर, ऐसे, ठीक। और आप ये भी जानते हो परावर्तन का नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब आई आर दोनों परिमाण में क्या बराबर हैं, तो इसका मतलब कि ये कोण और ये कोण क्या बराबर होगा, तो अगर ये कोण बराबर होगा तो निश्चित रूप से ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। ऐसी दशा में आप देखना अगर ये कोण बराबर है तो यहां से लेके ये और ये, ठीक है, एक प्रकार से क्या बना, समद्विबाहु त्रिभुज बना। समद्विबाहु का मतलब क्या, ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी, और ये भुजा क्या उभयनिष्ठ है, तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भुजा क्या बराबर है, ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो ऐसी दिशा में ये बराबर क्या होगा, ये, मतलब आप यूं कह सकते हो कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगा, दर्पण से उतनी ही दूरी पर यहां पे प्रतिबिंब बनेगा, और वो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, आभासी ही होगा, वास्तविक नहीं होगा। वस्तु को ओ से, प्रतिबिंब को आई से, क्योंकि आप जानते हो प्रतिबिंब की इंग्लिश क्या होती है, इमेज, पहला वर्ड क्या, आई। अब इससे जुड़ी कुछ बातें हमने नियम के रूप में यहां पे लिखा हुआ है, समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, ठीक। देखो समतल दर्पण कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। और दूसरी बात आप सुनो, आभासी प्रतिबिंब चाहे समतल दर्पण बनावे और चाहे कोई लेंस बनावे, अभी आगे चल के आपको बहुत पढ़ाई करनी है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा ही बनता है। तो आप आगे देखना, समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा दर्पण के अभिलंबवत ठीक पीछे और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के ठीक सामने रखा होता है। सामने प्रमाणित है, ये दर्पण है, दर्पण से जितनी ऊंचाई पर वस्तु रखा है प्रतिबिंब उतना ही नीचे बना। और कैसे बना, इसको प्रूव भी किया गया। पहला पॉइंट आपने देखा, फिर सेकंड पॉइंट आप देखना, यदि हम वस्तु को दर्पण से दूर हटाएं या फिर दर्पण के पास लाएं तो फिर प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूर हट जाएगा और या फिर दर्पण के पास आ जाएगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो वस्तु यहां पे है, जिसको बिंब भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट कह सकते हो, पहला वर्ड क्या, ओ, अगर हम इसको 5 सेंटीमीटर ऊपर कर दें तो प्रतिबिंब भी हमारा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर यहां पे नीचे हो जाएगा। देखो ऊपर नहीं, नीचे, क्यों, जैसे अब देखो जितनी दूरी है हमने 5 सेंटीमीटर ऊपर कर दिया, तो अब जब तो दूरी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 5 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर जितना है उससे 5 सेंटीमीटर के और नीचे आ जाएगा। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि जिस स्पीड से वस्तु को ऊपर लेके जाओगे उसी स्पीड से यहां पे प्रतिबिंब क्या नीचे जाएगा, जिस स्पीड से वस्तु को दर्पण की ओर लाओगे उसी स्पीड से प्रतिबिंब भी क्या होगा, दर्पण की ओर आएगा। हमने अगले पॉइंट में स्पीड का भी जिक्र किया है। पहले तो आप इसको देखना, यदि हम वस्तु को दर्पण से दूर हटाएं या फिर दर्पण के पास लाएं तो प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूर हट जाएगा या फिर दर्पण के पास आ जाएगा। अगला पॉइंट, यदि हम किसी वेग से दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर की ओर दौड़े तो हमें स्वयं का प्रतिबिंब दोगुने वेग से अपनी ओर आता हुआ अथवा अपने से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। इस पॉइंट को समझने के लिए हम डिस्कशन करें। देखो ट्रेन में सभी ने सफर किया है, आपने भी किया, हमने भी किया। ट्रेन के अंदर जब अगल बगल से कोई ट्रेन दूसरी पटरी पे, समांतर पटरी पे गुजरती है तो आपने देखा होगा जब कोई ट्रेन विपरीत दिशा में आती है तो लगता है कितनी स्पीड से गुजर गई, और जब उसी दिशा में जाती है तो बहुत ज्यादा स्पीड नहीं लगती है। सापेक्षता का सिद्धांत आपने आइंस्टीन का सुना होगा। दो ट्रेन, एक ट्रेन इधर और एक ट्रेन इधर, ठीक। अब देखना, अगर ये ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और ये ट्रेन अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, ठीक, इसका नाम ए और इसका नाम बी, ठीक। तो अगर आप ए में बैठे हो तो आपको ये लगेगा कि बगल वाली ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की अपेक्षाकृत कम रफ्तार से पीछे पीछे आ रही है। और अगर आप इसमें बैठे हो और इसको देखते हो तो आपको यह लगेगा कि बगल वाली ट्रेन अपेक्षाकृत 25 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक रफ्तार से आगे आगे जा रही है। लेकिन अगर दोनों ट्रेन परस्पर विपरीत दिशा में चले, ये लो, ठीक, ये 75 और ये आपका 50, तो ऐसी दशा में अगर आप ए में बैठे हो, बगल की ट्रेन अगर इधर स्पीड से गुजरी तो आपको ऐसा महसूस होगा 75 में 50 जोड़ो कितना, 125,
अगर आप इसमें बैठे हो तो आपको ये लगेगा कि बगल की ट्रेन 125 किलोमीटर प्रति घंटा की अपेक्षाकृत रफ्तार से जा रही है, और अगर आप इसमें बैठे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाली ट्रेन अपेक्षाकृत 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। तो कहने का आशय यहाँ पे देखो, सापेक्षता का सिद्धांत आगे चल के आप पढ़ोगे, हमने हल्का सा इशारा किया यहाँ पे कि आपको अनुभव हो जाए, आभास हो जाए। जिस दिशा में आपकी ट्रेन जा रही है उसी दिशा में अगर बगल की ट्रेन गुजरेगी तो उसकी स्पीड क्या बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा कम नहीं लगेगी, और अगर बगल की ट्रेन से अगर गुजरती है लेकिन विपरीत दिशा में गुजरती है तो उसकी स्पीड क्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? आपने देखा, एक ही दिशा में जाएगी तो सापेक्ष वेग निकालने के लिए क्या घटाओगे, और विपरीत दिशा में जाएगी सापेक्ष वेग के लिए क्या करोगे, आप दोनों को जोड़ोगे। क्यों जोड़ेंगे, क्यों घटाएंगे, ये आपके इस टॉपिक से जुड़ी चीज नहीं है। सापेक्षता का सिद्धांत एक टॉपिक है, आगे चल के आप पढ़ाई करोगे। फिलहाल ऐसा आपने अनुभव किया होगा तो वही चीज यहां पर भी समझाएं। वास्तविकता क्या होती है, अगर मान लो दर्पण है, मिरर है, और उसके ठीक सामने आप खड़े हो, ठीक, और अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से इधर की ओर दौड़ना शुरू कर दो तो आपका प्रतिबिंब भी आपकी तरफ क्या होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से ऊपर की ओर दौड़ना शुरू कर देगा। ऐसी दशा में जब अपने प्रतिबिंब पे आप निगाह मारोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम तो रुके हैं और प्रतिबिंब हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी ओर आ रहा है। ठीक, तो वही बात हमने यहां पे कही आपसे कि यदि हम किसी वेग से दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर की ओर दौड़ें तो हमें स्वयं का प्रतिबिंब 2 गुने वेग से अपनी ओर आता हुआ अथवा दूर जाता हुआ दिखाई देगा। भाई दर्पण की ओर दौड़ेंगे तो प्रतिबिंब भी लगेगा हमारी ओर आ रहा है, और दर्पण से दूर दौड़ेंगे तो हमको लगेगा प्रतिबिंब भी आपका हमसे क्या दूर जा रहा है। अच्छा, अगला, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार स्वयं वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक सामने अगर वस्तु रखोगे तो जितने आकार का वस्तु होगा उतने आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अगला पॉइंट आप देखना, समतल दर्पण के सामने स्थित किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई उस व्यक्ति के लंबाई का आधा होता है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी लंबाई 6 फीट है, ठीक, तो अगर पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो कितना लंबा दर्पण का इस्तेमाल करें? तो इस पॉइंट में आपका जवाब दिया हुआ है कि जितना व्यक्ति की लंबाई है उसकी आधी लंबाई का दर्पण कम से कम चाहिए। यानी 6 फीटा कोई आदमी है और पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहता है तो दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी, 3 फीट अवश्य होनी चाहिए। 5 फीट का कोई व्यक्ति है, अपना पूरा प्रतिबिंब पूरे शरीर का दर्पण में देखना चाहता है तो दर्पण की लंबाई कम से कम 5 का आधा कितना हुआ, 2.5, कम से कम 2.5 फीट जरूर होना चाहिए। ठीक, और उसी के बाद आगे देखना, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। देखो फोकस दूरी क्या होती है, भी हम आगे गोली दर्पण आपको पढ़ाएंगे, गोली उत्तल दर्पण, गोली अवतल दर्पण, फोकस दूरी आपको पढ़ाएंगे। लेंस की भी फोकस दूरी होती है, दर्पण की भी फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी क्या होती है, एक लाइन में बोल दें यहाँ पे, देखो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आती हैं दर्पण पर या लेंस पर पड़ती हैं, तो दर्पण पर पड़ी तो परावर्तित होकर, लेंस पर पड़ी तो अपवर्तित होकर, जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं अथवा केंद्रित होती प्रतीत होती हैं उसे उस लेंस का या दर्पण का फोकस कहते हैं। और लेंस और दर्पण से उस बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। आप परेशान ना हो, अभी तुम समतल दर्पण लेके चलना है, इसी के तुरंत बाद हम गोलीय दर्पण लेके चलेंगे और गोली दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण इस सब के बारे में डिटेल बताएंगे, डेरिवेशन भी कराएंगे, यूवीएफ में क्या रिलेशन होता है। फिलहाल यहाँ पे आप देखना, इस पॉइंट में यही कहा जा रहा है कि समतल दर्पण अगर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, अनंत होगी। ये आपको याद रखना रहेगा। और इसी के बाद हम चलते हैं अब गोली दर्पण के बारे में। देखो गोली दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका तल गोलीय हो उसको हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण। अभी तक आप पढ़े थे समतल दर्पण, तो समतल दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा दर्पण जिसका तल समतल हो, प्लेन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। घर में शीशे का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बाल वाल झाड़ने के लिए, घर से बाहर निकलने हुआ चेहरा कैसा दिख रहा है, लोग तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे, तो पहले चेक करके निकलते हैं, किसमें, दर्पण में। ठीक है, तो जो घरों में दर्पण का इस्तेमाल करते हैं कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। अभी तक आप समतल दर्पण की पढ़ाई कर रहे थे और अब इसके बाद हम गोली दर्पण की पढ़ाई शुरू कराने जा रहे हैं। देखो गोली दर्पण होता क्या है, पारदर्शी कांच का एक खोखला गोला, अंदर कांच नहीं है, अंदर वायु है, एक खोखला गोला है पारदर्शी कांच का। सामने डायग्राम ये और ये डायग्राम ये। ठीक, हमने क्या किया, इस गोले को यहां पे ऐसे काट दिया, खोखला गोला था, ध्यान रखना। ठीक, इस गोले को मान लो यहां से हमने ऐसे ऐसे काट दिया, इसको ऐसे कट कर दिया। ठीक, ये पोर्शन अलग कर दिया, ये पोर्शन अलग हो गया। अच्छा, उसी प्रकार से यहां पे देखना, वही पारदर्शी कांच का खोखला गोला, इसको भी हमने कट किया, इसको हमने यहां पे ऐसे कट कर दिया, ऐसे। आप देखना, एक पोर्शन अलग, एक पोर्शन अलग। देखो गोला वही है, एक बार हमने क्या यहां से कट किया, ये पोर्शन निकाल लिया, एक बार हमने यहां से कट किया, वो पोर्शन निकाल दिया। ठीक,
तो ये पोर्शन निकाल के हम ले गए, अलग रख दो, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब ये पीस हमको मिला, टुकड़ा मिला, ये टुकड़ा किस टाइप का होगा, ऐसे बिल्कुल, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पे टुकड़ा हमको मिला, ऐसे बाउल के शेप में होगा ऐसे। हमने क्या किया, इसमें चांदी का लेप लगा दिया पीछे, आप यूं कह सकते हो चमकदार इसकी सतह बना दी, पॉलिश लगा दिया, जो भी कह लो, ऐसे पीछे से। ठीक, अच्छा उसी प्रकार से यहां पे आओ, इसको पीछे से पॉलिश लगा दिया, चमकदार सतह बना दी। ठीक, तो देखो पॉलिश इधर लगाए ना तो अपना चेहरा देखना तो किधर से दिखेगा, इधर से। उसी प्रकार यहां पे पॉलिश इधर लगाए ना, अपना चेहरा देखना तो किधर से दिखेगा, इधर से दिखेगा। ठीक, तो ये भी दर्पण कहलाया, ये भी दर्पण कहलाया। लेकिन ये दर्पण बीच में यहाँ पे क्या ऐसे गड्ढा है और किनारा यहाँ पे क्या उभरा हुआ है। जैसे अपने हथेली को अगर हम इस प्रकार से ऐसे करें यहाँ पे ऐसे, ठीक, तो बीच में गड्ढा है, किनारा उभरा हुआ है, ये ऐसे। ठीक, तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा आपका, अवतल दर्पण। बीच में गड्ढा, किनारा उभरा, अवतल दर्पण, ये जिसको आप क्या बोलते हो, कॉन्केव मिरर। और इसी का उल्टा है, अगर इस प्रकार हो गया, बीच में उभरा हुआ है और किनारा धंसा हुआ है ऐसे, तो इसको आप क्या बोलोगे, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। अब इससे जुड़ी कुछ भौतिक राशियां हैं जिसको आपको समझना है, किस भौतिक राशि की परिभाषा क्या होगी, क्या होता है। देखो नंबर 1 पे मैं लिया दर्पण का ध्रुव, नंबर 2 पे लिया वक्रता केंद्र, नंबर 3 पे लिया वक्रता त्रिज्या, नंबर 4 पे लिया मुख्य अक्ष, नंबर 5 पे लिया मुख्य फोकस, नंबर 6 पे लिया फोकस दूरी, नंबर 7 पे लिया फोकस तल और नंबर 8 पे लिया फोकस का द्वारा। ये 8 चीजें आपको समझनी है कि इस दर्पण में कौन कहां क्या होगा। हम नंबर 2 पहले समझाने जा रहे हैं, वक्रता केंद्र। देखो ये जो आपका अवतल दर्पण है किसी गोले का हिस्सा है, जिस गोले का हिस्सा है वो गोला यही तो है। ठीक, इस गोले को बनाते समय सेंटर हमने इसको माना था और जिसको हम सेंटर मानेंगे वही हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसी पॉइंट को हम सी से लिखेंगे और ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। उसी प्रकार ये उत्तल दर्पण किसी गोले का तो हिस्सा है, अभी गोले में से तो काट के आप निकाले हो, तो जिस गोले का हिस्सा है इस गोले को बनाते समय सेंटर आपने इसको तो माना था, तो जिस पॉइंट को आपने सेंटर माना ये आपके यहाँ पे क्या सी से लिखा जाएगा, सेंटर का पहला वर्ड सी, और ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। किधर है, राइट साइड में। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर है, लेफ्ट साइड में। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे नियम यहाँ पे लगते हैं, आप जानते हो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मूल बिंदु, इधर की सारी दूरी माइनस में, इधर की सारी दूरी प्लस में, ऊपर की सारी दूरी प्लस में, नीचे की सारी दूरी माइनस में। उसी प्रकार यहां पर भी आप जानते हो ये तल है बेटा, इसके इधर की सारी दूरी माइनस में, उधर की सारी दूरी प्लस में। और उसी प्रकार से हम यहाँ पे दिखाएंगे, आपको मुख्य अक्ष दिखाएंगे, उसके ऊपर की दूरी प्लस में, नीचे की दूरी माइनस में। अच्छा वही नियम यहाँ पर भी लगेगा। ये दर्पण है, दर्पण के इधर की दूरी माइनस में, उधर की दूरी प्लस में, और यहाँ पे भी मुख्य अक्ष आपको दिखाएंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी क्या, प्लस में, नीचे की दूरी माइनस में। ये हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलोगे, वक्रता त्रिज्या। यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलोगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसमें होगी, माइनस में, क्यों, क्योंकि बाईं तरफ नापी जा रही है। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसमें होगी, प्लस में, क्योंकि दाईं तरफ नापी जा रही है। और दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को आप वक्रता त्रिज्या कहते हो, और किससे लिखते हो, आर से लिखते हो। अब हम क्रम से चल रहे, देखो दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव समझाने के लिए आप देखना, इसका जो मिरर है इसका मिड पॉइंट ले लो, ऐसे ऐसे, और इसी प्रकार इसका मिड पॉइंट इसके सामने यहाँ पे ले लो। इसी को आप दर्पण का ध्रुव कहते हो, दर्पण का ध्रुव कहते हो, और किससे लिखते हो, पी से लिखते हो। देखो ध्रुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल। ठीक, तो आप जानते हो इसको किससे लिखोगे, आप पी से लिखोगे। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण के मिड पॉइंट को। ठीक, हम क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। अब आगे समझाने के लिए मान लो इस पोर्शन को मैं हटा दिया ये, और ये पोर्शन आपका हट गया पूरा। ठीक, अभी आपने देखा सेकंड पॉइंट क्या, वक्रता केंद्र। ठीक, तो जिस गोले का हिस्सा है उस गोले के केंद्र को आप क्या बोलते हो, वक्रता केंद्र। जिस गोले का हिस्सा है उसके केंद्र को आप क्या बोलोगे, वक्रता केंद्र। किससे लिखोगे, सी से लिखोगे। उसके बाद फिर वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो ध्रुव से और वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और किससे लिखेंगे, आर से। ध्रुव से और वक्रता केंद्र तक की दूरी को आर से लिखेंगे और क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। ये आर हो गई। ये दूरी किधर, बाईं तरफ नापी जा रही है माइनस में, और ये दूरी किधर, दाईं तरफ नापी जा रही है किसमें, प्लस में। अब उसके बाद मुख्य अक्ष आ जाओ। देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ऐसे ये। उसी प्रकार यहां पे आ जाओ, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष। ठीक, उसी प्रकार ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया,
मुख्य अक्ष, ये आपने देखा। फिर मुख्य फोकस। अब फोकस के लिए समझना, इसकी एक डेफिनेशन होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं अथवा केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को आप क्या कहते हो? फोकस कहते हो, मुख्य फोकस कहते हो। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसी को थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से देखा जाए। आप देखो, ये प्रकाश किरण यहां से आई ऐसे। आप पूछोगे ऐसे क्यों लाए? अभी हमने डेफिनेशन क्या बोला? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, इसलिए हमारी मजबूरी है फोकस अगर दिखाना होगा तो प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के ठीक समांतर लाएंगे। उसी प्रकार यहां पर भी आ जाओ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, आप देखो समांतर किरणें आई, ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं अथवा केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो अब देखो, ये प्रकाश किरण यहां पे आई, अब यहां से क्या परावर्तित होगी? तो जब परावर्तित होगी तो परावर्तन के नियम का पालन करेगी। परावर्तन का नियम क्या? अभी इसके पहले आपने देखा, पहला नियम क्या? आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ठीक है, यहां पर भी तीनों एक ही तल में रहेंगे। और दूसरा नियम आपने क्या देखा? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या बराबर होते हैं। तो आप यहां पे आओ, यहां पर हमको आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर करते हुए लाइन खींचना है। तो यहाँ पे आपतन कोण खींचने से पहले हमको अभिलंब की आवश्यकता होगी, जिसको आप नॉर्मल कहते हो इंग्लिश में, ठीक। तो हम उसको कैसे प्राप्त करें? इसको आप इसके सेंटर से मिला दो। ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में। तो इसको हमने सेंटर से मिलाया ऐसे, तो सेंटर यही तुम्हारा है, ठीक। तो इसको हमने क्या किया? सेंटर से ऐसे ये ऐसे ये मिलाया, ठीक। तो ये बिंदु हमारा यहाँ पे क्या आपतन बिंदु कहलाएगा? ए। और ये हमारा क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु पर अविलंब। ये क्या? आपतित किरण। तो आपतित किरण और ये आपतन बिंदु पर अविलंब, इनके मध्य का कोण कितना हुआ है, ठीक। और परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो जितना कोण ये है उतना कोण परावर्तित कराते हुए आप इधर ले आओ, परावर्तित करा दो। तो आप खुद अंदाज में यहाँ पे आप देखना, जितना एंगल ये है उतना एंगल हमको चाहिए, ठीक। तो उतना एंगल बनाते हुए इस किरण को हम यहाँ पे लाए ऐसे, ये यहाँ पे आई, इस बिंदु से काटा, ठीक। और इसी को आप यहाँ पे क्या बोलोगे? कैपिटल एफ से लिखोगे, ठीक। और यही हमारा क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। किसका? अवतल दर्पण का। यहां पे हो, यहां पे आके आपतित हुआ, ठीक। इस बिंदु का नाम यहां पे ए। अब हमको यहां पे क्या चाहिए? अभिलंब चाहिए। अभिलंब के लिए क्या करें? इस बिंदु को सी से मिला दें। सी क्या है? वक्रता केंद्र। ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, किसी भी सर्कल में सेंटर से अगर रेखा गुजारो, तल को छूते हुए निकल जाए, वो हमेशा क्या होती है? अविलंब कहलाती है। स्पर्शीय अविलंब आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ये बिंदु हमारा ए क्या है? आपतन बिंदु है। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण यही बिंदु ए पर आके आपतित हो रही है। हमको मुख्य अक्ष चाहिए, तो मुख्य अक्ष के लिए प्रकाश किरण को हमको क्या? मुख्य अक्ष के समांतर लाना पड़ेगा। आप देखो, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण लाए और बिंदु ए पर यहाँ पे क्या आपतित हुआ, ठीक। अब हमको परावर्तित कराना है। परावर्तित कराएंगे, परावर्तन के नियम का पालन करेगा। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक। तो पहले तो देखो आपतन कोण कैसे निकालें। आप एक काम करो, सेंटर से इसको मिलाओ, अविलंब खींचो। तो जब यहाँ पे अविलंब खींचोगे आप यहाँ पे, आप देखना, तो अविलंब यही तो खींचाएगा आपका, ये अविलंब होगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आपतित किरण अविलंब से जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। और नियम क्या कहते हैं? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो जितना ये कोण है उतना कोण बनाते हुए इधर परावर्तित करा दो। चलो, तो जितना कोण इसने बनाया उतना बनाते हुए हमने इसको इधर यहाँ पे क्या? परावर्तित करा दिया ऐसे, ठीक। ये कोण क्या हुआ? आर। देखना, परावर्तन के नियम का पालन हुआ। आपतन कोण बराबर क्या? परावर्तन कोण। अच्छा, अब ये किरण उधर जा रही है ना, तो क्या ऊपर जाके मुख्य अक्ष को काट देगी? मुख्य अक्ष तो नीचे बैठा हुआ है, कभी जिंदगी में नहीं काटेगी। तो उसके लिए क्या होगा? अब देखो, हम अगर आपको बुलाए, आप सबके बेटा देखो किरण देखो ऐसे जा रही है, जरा बताओ मुख्य अक्ष किस बिंदु से आ रही होगी? ध्यान रखना, मुख्य अक्ष के किस बिंदु से आ रही होगी। तो अब तुरंत आप हमारा स्केल लोगे और ऐसे यहाँ पे स्केल रखोगे और सीधे ऐसे आप खींच दोगे, ऐसे ऐसे, और आप यही बताओगे कि ये किरण यहां से बिंदु एफ यहां से निकल रही होगी। तो जिस बिंदु पर काट रही होगी, काटती हुई प्रतीत हो रही होगी, उसी को आप क्या बोलोगे? फोकस। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये अवतल दर्पण का फोकस हो गया, ये उत्तल दर्पण का फोकस हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला फोकस दूरी, ठीक। तो ध्रुव से और यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। ध्रुव से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। और फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से लिखते हैं, ठीक। तो ये स्मॉल एफ हो गया और उसी प्रकार से ये स्मॉल एफ हो गया।
देखो फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वही परिभाषा यहाँ पर भी। और अभी आपने देखा बाईं तरफ की दूरी माइनस में, दाईं तरफ की दूरी क्या प्लस में। तो आपका यहाँ पे क्या अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आप आर किधर नापा गया, बाईं तरफ, तो आर का मान किसमें होगा, माइनस सिंबल के साथ। ये आप किधर नापा गया, बाईं तरफ, तो एफ का मान भी क्या होगा, माइनस सिंबल के साथ। और यही कारण है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस सिंबल के साथ होती है। अवतल दर्पण में आ जाओ, उत्तल दर्पण में आप देख रहे हो दाईं तरफ यहाँ पे नापा गया, तो जब दाईं तरफ यहाँ पे नापा गया तो आर का मान भी किसमें होगा, प्लस में, और एफ का मान भी किसमें होगा, प्लस में। इस प्रकार से आपने फोकस दूरी देख लिया। अब आता है फोकस तल। नाम दिया तल, कोई सरफेस होगा, ठीक है। अगर हम मुख्य अक्ष के अभिलंबवत किसी तल की कल्पना करें, तल मीन सरफेस, हमारी हथेली आप मान लो इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। लेकिन कहां पे, फोकस पे। अगर मुख्य अक्ष के अभिलंबवत और दर्पण के फोकस पर किसी तल की कल्पना करें ऐसे, तो इसी तल को आप क्या कहोगे, फोकस तल। वही चीज यहां पर भी, अगर हम मुख्य अक्ष के अभिलंबवत लेकिन कहां पे, फोकस पे किसी तल की कल्पना करें, तो उस तल को हम क्या बोलेंगे, फोकस तल। फोकस तल की परिभाषा क्या होगी, मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा फोकस से गुजरने वाले काल्पनिक तल को आप क्या कहते हो, फोकस तल कहते हो। ये फोकस तल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर दर्पण का द्वारक, जिसको आप क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर कहोगे, ठीक। अगर हम प्रकाश किरणों को यहां से डालें, और काफी मात्रा में प्रकाश किरणें हैं, कोई पतली प्रकाश किरण नहीं है, बल्कि आप यूं कह सकते हो कोई बड़ा सा हमारा लाइट सोर्स है, यहाँ पे रख दिया, प्रकाश किरणें निकल के जा रही है, तो अब या तो जो प्रकाश किरणें सीधे निकल गई, इधर निकल गई, इधर निकल गई, दर्पण पे पड़ी ही नहीं, तो दर्पण उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। जो किरणें नीचे से निकल गई, दर्पण पे पड़ी नहीं, उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो उसमें से कितनी मात्रा प्रभावित करेगा, जो यहां से लेके यहां तक पड़ेगी, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। उसी प्रकार यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। इस प्रकार दर्पण से संबंधित 8 भौतिक राशियों को हमने जाना। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, कौन सा दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाएगा, आप ये पढ़ने चल रहे हो। देखो, प्रतिबिंब बनाने के लिए 4 नियम है मेन, और वो चारों नियम अलग अलग आपका उत्तल दर्पण पे भी लगेगा और अवतल दर्पण पर भी लगेगा। जैसे पहला नियम क्या है, देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर केंद्रित होती हैं, अगर ना हो पाए तो केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं। इस बात को पहले हम समझाने जा रहे हैं। यहां पे देखना, एक दर्पण ये, दूसरा दर्पण ये आपका कौन सा दर्पण, पहचान गए होंगे, कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण, और ये कौन सा, उत्तल दर्पण, और ये उसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। तो आप आगे देखना, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आई ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक। यहां पर भी आप आ जाओ, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई ऐसे, ठीक। अब नियम क्या कहता है कि जो समांतर आएगी वो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, अगर नहीं गुजर पाई तो गुजरती हुई प्रतीत होगी। चलो, यहां पे प्रकाश किरण आया, ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। और जब आपतन बिंदु हो गया तो अब जानते हो यहां पे हमको अभिलंब की आवश्यकता होगी। अभिलंब के लिए इसको क्या करना, इसके वक्रता केंद्र से मिला दें, तो इसके वक्रता केंद्र से हमने इसको ऐसे मिलाया, ऐसे ऐसे, ठीक। आप जानते हो ये क्या, आपतन कोण आई से लिखा जाएगा, और आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण। तो जितना कोण यहां पर है उतना कोण बनाते हुए जब इसको आप इधर खींचोगे तो पक्का ये आपका बिल्कुल मिड से होकर गुजरेगा, और आप यूं कह सकते हो यहां से गुजरा। आप देखना, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या बराबर हैं, आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण, ठीक। और ये प्रकाश कण कहां से गुजरा, फोकस से गुजरा। ये बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। स्मॉल एफ से लिखी जाएगी। अब इसके पहले आपने देखा, और प्रतिबिंब बनाने का नियम भी है, ये आपका सीधे यहां से आएगा, यहीं पे रुकेगा नहीं, यहां से आप चाहो तो ऐसे बढ़ा दो आगे, चलो जा रहा है, फोकस से गुजर के जा रहा है, लो, ठीक हो गया। अच्छा, यहां पे आओ, यहां पे समांतर आया, अब यहां पे कैसे गुजरे, तो यहां फोकस तो इस पार बैठा है, तो क्या इस किरण को इधर निकालना है, नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अब जानते हो लेंस नहीं है, दर्पण है, ठीक। प्रकाश किरण इस पार नहीं आ सकती, इसी पार रहेगी, कोई बात नहीं। आप देखना, तो आप जानते हो इसका फोकस यहां तो है, ठीक। आप एक काम करो, इसको यहां से ऐसे परावर्तित कराओ, ऐसे ये परावर्तित हुई, ठीक। और ऐसा खींचो कि जब इसको पीछे बढ़ाएं तो लगे कि बस यहीं से फोकस से निकल रही होगी, ठीक। अच्छा, आप पूछोगे अपने मर्जी से कैसे खींच दे, तो आपको समझाएं। नियम की बात का अगर आप करोगे, यहां पे देखना, आप जानते हो ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। ये इसका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा की कल्पना करो, ऐसे, ये लो, ऐसे, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब,
ये आपतन बिंदु, तो आप जानते हो ये कौन सा कोण कहलाएगा, आपतन कोण, और ये कौन सा कोण कहलाएगा, परावर्तन कोण। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आप नाप के चाहे देख लो, दोनों कोण यहाँ पे क्या बराबर है, ठीक। और ऐसी कंडीशन में आप जानते हो ये इधर निकला, जिस बिंदु से मुख खींच के जिस बिंदु से गुजरता वो प्रतीत हुआ, उसी को आप क्या कहते हो, फोकस। मतलब आप जानते हो फोकस से गुजरा, अभी परिभाषा में भी आपने देखा था, ठीक। तो आप जानते हो क्या पढ़ रहे हो, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। हमने क्या कहा, 4 नियम है, चारों नियम हम यहाँ पे समझाएंगे आपको। जिसमें पहला नियम क्या है कि मुख खींच के समांतर जो भी प्रकाश किरण आती है वो प्रकाश किरण या तो फोकस से गुजरती है और ना गुजर पाए तो गुजरती हुई प्रतीत होती है। और आप सामने देखो, मुख खींच के समांतर आई, फोकस से गुजरी, और यहाँ पे देखो मुख खींच के समांतर आई, फोकस से गुजर तो नहीं पाई क्योंकि उधर जाना था, लेकिन यहां से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। पहला नियम खत्म, ठीक। अब दूसरे नियम में आप देखो, दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आवे, ठीक, तो बैक टू पवेलियन हो जाएगा, मतलब उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगा। जैसे आपको दिखाते हैं, आप देखो ये वक्रता केंद्र सी है, अवतल दर्पण है, कोई प्रकाश किरण ऐसे आया, देखना ऐसे ऐसे आया, वक्रता केंद्र से गुजर के आया, तो जब यहां पहुंचा, ठीक, अगर आपसे कहें यहां पे अभिलंब खींचो, तो अभिलंब के नाम पे सी से इसको मिलाओगे, यही रेखा अभिलंब भी बन जाएगी। आपतन कोण का मान क्या होगा, 0 होगा, तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि अगर यहां पे आई तो टकरा के ऐसे वापस लौट जाएगी। अच्छा, उत्तल दर्पण में क्या होगा, आप देखना, यहां पर भी कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, देखो ऐसे खींचा हमने, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप देखो सी से ऐसे मिलता हुआ देखो प्रतीत होगा कि नहीं, ठीक। तो अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, ठीक, तो ये बिंदु क्या आपतन बिंदु कहलाएगा। अभिलंब खींचोगे तो यही रेखा अभिलंब भी कहलाएगी, यानी यहां पर भी आपतन कोण का मान क्या 0 होगा, और आपतन कोण का मान 0 होगा तो परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा। मतलब प्रकाश किरण अगर यहां पे आई तो यहीं से ऐसे क्या होगा, वापस लौट जाएगी, ठीक। ये दूसरा नियम हो गया। अब तीसरे नियम में आप देखना, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आती है या फोकस पर आती हुई मिलती हुई प्रतीत होती है, तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख खींच के समांतर हो जाएगी। आप देखो अवतल दर्पण है, इसका फोकस यहां पे, आपने देखा, देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, आर, वक्रता त्रिज्या, और यहां से लेके यहां तक की दूरी का फोकस दूरी कहलाती है, स्मॉल एफ। और जानते हो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की 2 गुनी होगी। आप यहां पे यूं भी कह सकते हो, आप यहां पे एफ इज इक्वल टू r/2, या आर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल एफ। ये ध्यान रखना, आवश्यकता पड़ेगी आगे डेरिवेशन में भी हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। और कैसे होगी, सामने आप देख रहे हो भाई, ये कोण बराबर है, ठीक है, तो निश्चित रूप से अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये दूरी और ये दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। और ये दूरी क्या वक्रता त्रिज्या है, ये दूरी क्या फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या इसका उल्टा भी कह सकते हो कि वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी का 2 गुना होता है, ठीक। तीसरे नियम में आओ, तो तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरे या फोकस पर केंद्रित होता हुआ प्रतीत हो, फोकस की ओर आता हुआ प्रतीत हो, तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख खींच के समांतर हो जाएगा। तो आप देखो ये फोकस इसका ये है, और कोई प्रकाश किरण यहां पे ऐसे आया, ऐसे, ठीक, देखो फोकस की ओर आया, फोकस से होकर आया। अच्छा, यहां पे फोकस यहां है ना, तो यहां पे ऐसा लाओ, आप देखना कि यहां पे प्रकाश किरण आपका इस प्रकार से ये आ रही है, ऐसे ये आई, ये डॉटेड लाइन, मतलब अगर आगे बढ़ाओगे तो लग रहा फोकस की तरफ आ रही है, ठीक। अब यहां पे आओ, तो यहां पे क्या होगा, परावर्तित होगी, और परावर्तित होकर मुख खींच के क्या समांतर हो जाएगी, ठीक। तो आप जानते हो मुख खींच यही है, परावर्तित होकर मुख खींच के क्या समांतर हो गई, और वास्तव में जैसे गुजरी, यही तो हुआ। अच्छा, यहां पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे अगर आप देखते हो तो यहां पर भी मुख खींच यही तो है, तो यहां पर भी प्रकाश किरण क्या होगी, मुख खींच के समांतर हो जाएगी, ठीक। यहां पे देखना ऐसे, ये ऐसे, और यहां से गुजर के ये ऐसे, ठीक। थोड़ा और डीप स्टडी करनी हो, ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से और यहां तक एक डॉटेड लाइन अगर आप खींचो, पूरा नहीं खींच रहे हैं यहाँ पे, ऐसे एक डॉटेड लाइन अगर ऐसे ये आपने खींचा, तो ये कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण, और ये कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। आप देखो यहां पर भी आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों के मान क्या है, बराबर हैं। अच्छा, उसी प्रकार यहाँ पे आ जाओ, आप देखना बेटा, ये वक्रता केंद्र है, और ये आपका बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा की कल्पना करो, ऐसे, ठीक। तो आप जानते हो ये कोण क्या कहलाएगा, ये इधर से आई है ना, ये क्या कहलाएगा, आपतन कोण आई, और ये क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण आर। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण स्मॉल आर का पालन भी हो रहा है, और फोकस की ओर आ रही थी, आती हुई प्रतीत हो रही थी, दर्पण से परावर्तित होकर मुख खींच के समांतर हो गई, ठीक। अच्छा, अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर तिरछी आपतित हो, तो
तो अगर तिरछी आपतित होगी तो तिरछी आपका उतना कोण बनाते हुए परावर्तित भी हो जाएगी। जैसे आपको दिखाएं, ये ध्रुव है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, और कोई प्रकाश किरण यहाँ पे ऐसे आई, ये ठीक। तो जितना कोण बनाते हुए यहाँ पे आपतित हुई उतना कोण बनाते हुए यहीं से ऐसे सीधे परावर्तित हो जाएगी। ये कोण कितना स्मॉल है, ठीक। और वही नियम यहाँ पर भी, उत्तल दर्पण में भी कोई प्रकाश किरण अगर यहाँ पे ऐसे आई, ऐसे, तो जितना कोण बनाते हुए आपतित हुई उतना कोण बनाते हुए यहाँ से क्या ऐसे परावर्तित हो जाएगी, और ये क्या हो गया, स्मॉल आर। इस प्रकार से कोई भी दर्पण हो, वस्तु कहीं भी रखा हो, अगर उसका प्रतिबिंब बनाना हो तो वह इन्हीं 4 नियमों का पालन करना, आप प्रतिबिंब बना के दिखा सकते हो। आपने देखा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। पहला नियम आपने देखा, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आती है या तो फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी दर्पण से परावर्तित होने के बाद। दूसरा नियम आपने देखा कि अगर कोई प्रकाश किरण है फोकस से होते हुए दर्पण पे आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम आपने देखा कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आती है और दर्पण पे पड़ती है तो बैक टू पवेलियन हो जाती है, मतलब उसी रास्ते में वापस लौट जाती है। और चौथा नियम आपने देखा कि दर्पण पे अगर कोई प्रकाश किरण तिर्यक पड़े, मतलब क्या तिरछा पड़े, तो जितना कोण बनाते हुए तिरछा आपतित होती है उतना ही कोण बनाते हुए तिरछा परावर्तित भी हो जाती है। ये 4 नियम आपने देखे। अगर इन चारों नियमों पे आपने कमांड कर लिया तो कोई भी दर्पण आपको दे दिया जाए, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु कहीं भी रखी हो, चाहे अनंत पे रखी हो और चाहे अनंत से और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो या वक्रता केंद्र से फोकस के बीच में रखी हो या फिर फोकस से दर्पण के बीच में रखी हो, आप उसका प्रतिबिंब जरूर आप बना दोगे। एक बार आपको फिर याद दिला दें, आपतित किरण जहां कहीं काटेगी वो हमेशा बिंब कहलाएगा। बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु। और परावर्तित किरण जहां कहीं काटेगी वो आपका प्रतिबिंब कहलाएगा। और अगर वास्तव में काटेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर काटता हुआ प्रतीत होगी तो आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब प्रायः वस्तु के सापेक्ष उल्टा ही बनता है। और दूसरी बात, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के सापेक्ष छोटा बनाता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है वस्तु के सापेक्ष। अब आप भी सोच रहे हो कि दर्पण पढ़ाए जा रहे हैं कि इसका लाभ क्या, उपयोगिता क्या है। अक्सर कंपटीशन में इसकी उपयोगिता भी पूछी जाती है। आप देखना, अवतल दर्पण के उपयोग और इधर आपका उत्तल दर्पण के उपयोग। पहले अवतल दर्पण के उपयोग पे आते हैं, ठीक है। पहला उपयोग आप देखना, चेहरे का सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप बताएं, घर पे आपके बड़े बुजुर्ग होंगे, घर पे ही सेविंग करते होंगे, तो सेविंग के समय दर्पण का उपयोग करते हैं। अब ना हो अलग बात है कि समतल दर्पण का उपयोग कर लिया, लेकिन अगर बढ़िया सेविंग करनी है, ढंग से दिखाई पड़े, तो उसके लिए जानते हो अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। अवतल दर्पण चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बना के दिखाएगा और सीधा प्रतिबिंब बना के दिखाएगा। आप जानते हो, जब दर्पण का उपयोग करेंगे सेविंग बनाते समय दर्पण को ऐसे दूर नहीं रखते हैं, पास में रखते हैं, और इतना पास में रखते हैं, इतना पास में रखते हैं कि आप जानते हो वस्तु कि दर्पण से जो दूरी होती है वो फोकस दूरी से कम होती है। और ऐसी दशा में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। हमको देखना ही तो है, कोई पर्दे पे तो अपना चेहरा प्राप्त करना नहीं है। तो इसलिए सेविंग करते समय जो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। या कभी दांत में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, एक अरेंजमेंट आपका मुंह में डाल के वो देखता है, वो आंख में लगा के, ठीक, वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को मुंह के अंदर या दांत के पीछे लगा के और उसका बड़ा प्रतिबिंब देख के समझ जाता है कि दांत में आपके क्या प्रॉब्लम है, अंदर से खोखला है या फिर कीड़े लगे हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो चेक कर लेता है। या कभी नाक कान गले वाले डॉक्टर के पास आप गए होंगे, वो भी आपका एक अरेंजमेंट आपका यहाँ पे गले के आसपास तक पहुंचाता है और वो देखता है वहां पे अंदर की संरचना को वहां पे बड़ा करके प्रतिबिंब दिखाता है डॉक्टर को, और डॉक्टर अंदर की संरचना को जान के आपका समझ जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक। या फिर टॉर्च, अब तो मोबाइल में टॉर्च आने लगा, पहले अलग से टॉर्च स्पेशली आपका यूज किया जाता था घरों में। टॉर्च में आगे बल्ब होता था और पीछे रिफ्लेक्टर लगा होता था, और वो रिफ्लेक्टर अवतल दर्पण होता था, प्रकाश किरणों को क्या सेंट्रलाइज करके आगे भेजता था, ठीक। या परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में हम उपयोग करते हैं। देखो, हम खुद पढ़ाएंगे आपको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, ठीक। टेलीस्कोप मतलब क्या, दूरदर्शी। देखो, दूरदर्शी द्वारा स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए द्वारक बड़ा होना चाहिए, किसका, अभिदृश्यक का। और बहुत बड़े द्वारक के उत्तल लेंस को बना पाना असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत कठिन काम है। लेकिन बहुत बड़े द्वारक के
अवतल दर्पण को हम आसानी से बना सकते हैं। और इसीलिए एक दूरदर्शी बनाई गई जिसको हम कहते हैं खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी, और जिसके अदृश्य का द्वारक बहुत बड़ा होता है। कैलिफोर्निया में एक आपका परावर्तक दूरदर्शी रखी हुई है जो कि विश्व की सबसे बड़ी दूरदर्शी मानी जाती है, और जिसका द्वारक लगभग 5 मीटर लंबा है। उसके बाद आप देखना सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को सेंट्रलाइज करने के लिए, केंद्रित करने के लिए, आप जानते हो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके सूर्य के ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सूर्य के प्रकाश को सेंट्रलाइज करेंगे, किसी एक जगह पे डालेंगे, तब तो उसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए भी हम प्रायः अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब आते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का पहला उपयोग आप देखना, आप सभी लोग गाड़ी चलाते हो, कार भी चलाया होगा या निकट भविष्य में आप चलाओगे भी, या बाइक आपने चलाई है या स्कूटी आपने चलाई है, बगल में साइड मिरर लगा होता है। अक्सर जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाहनों में, कार, बस, ट्रक जो भी है, ड्राइवर की सीट के बगल जो मिरर लगा होता है उसमें कौन सा मिरर होता है? तो जानते हो, वो आपका उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम इसलिए करते हैं, ठीक, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु के सापेक्ष छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और दूसरी खास बात है कि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र काफी बड़ा होता है। दृश्य क्षेत्र का तात्पर्य क्या है कि ज्यादा बड़ी एरिया का प्रतिबिंब वो बना के दिखा सकता है। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है कि जब ड्राइवर गाड़ी को चलाए तो बगल में मिरर में देखता रहे कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, सतर्क रहे। अगर नहीं सतर्क रहेगा, नहीं जान पाएगा पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, अगर उसने मोड़ दिया, पीछे से गाड़ी आएगी, वहां पे टक्कर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक, तो आप जानते हो वाहनों में चालक के सीट के बगल हम किसको लगाते हैं? उत्तल दर्पण को लगाते हैं, जिससे चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देख सके, वह सुरक्षित वाहन चला सके। और उत्तल दर्पण सदैव सीधा, आभासी तथा वस्तु के सापेक्ष छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और इसका दृश्य क्षेत्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। सड़कों के किनारे रोड लाइट लगी होती है, या फिर मार्केट में आपका काफी ऊंचाई पर लाइट लगी होती है, जिससे पूरा मार्केट आपका प्रकाशित होता है। तो प्रकाश को हमको क्या अधिक एरिया में उसको फैलाना होता है। तो जब प्रकाश को अधिक एरिया में फैलाना होगा तो हम उत्तल दर्पण का ही उपयोग करेंगे। देखो, प्रकाश को सेंट्रलाइज करना हो तो हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, और प्रकाश को अधिक एरिया में फैलाना हो तो हम उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक, तो वही आपका तीसरा पॉइंट है कि सड़कों पर, बाजारों में लगे प्रकाश लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं, जिससे कि प्रकाश अधिक से अधिक क्षेत्रफल में प्रसारित हो। ये आपने देखा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग देखा। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अगर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां व कैसा बनेगा, और उसी प्रकार अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां व कैसा बनेगा। आप देखना बोर्ड पे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर अवतल दर्पण है, उसके सामने अलग अलग जगहों पे हम वस्तु रखेंगे और प्रतिबिंब कैसे बनेगा आप देखोगे। ये अवतल दर्पण, और जब इसको हमने बनाया तो सेंटर इसको माना। उसी प्रकार ये अवतल दर्पण, जब इसको बनाया सेंटर यहां पे माना, तो ये क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। और यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर से लिखेंगे, कैपिटल आर से लिखेंगे। और सेम प्रोसेस यहां पर भी, इसको बनाते समय सेंटर इसको माना तो इसका वक्रता केंद्र ये, और यहां से यहां तक की दूरी का वक्रता त्रिज्या, और वही बात यहां पर भी। ठीक, अब आप यहां पे लो, यहां से इसको सीधे ऐसे हमने मिलाया, ऐसे ऐसे। ठीक, ये पूरी लाइन हमारी क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। उसी प्रकार आप यहां पे आ जाओ, ये पूरी लाइन हमारी यहां पे क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। और उसी प्रकार आप यहां पे आ जाओ, ये पूरी लाइन यहां पे क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। और उसी प्रकार से यहां पे आप देखना, ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये वक्रता केंद्र सी से, सी से, सी से, और ये सी से। अभी इसी वीडियो में शुरू में आपने देखा था, फोकस कहां पे होगा? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, तो यहां पे मान लो ये फोकस हो गया। ठीक, यहां पे बीच में फोकस हो गया, यहां पे बीच में फोकस हो गया, और यहां पे बीच में फोकस हो गया। ठीक, अब हम वस्तु को लेते हैं। मान लो वस्तु हमारा इनफाइनाइट पे, अनंत पे है। तो अगर अनंत पे वस्तु है, आप देखना, ठीक, तो ये लो, यहां से ऐसे, काफी बड़ी वस्तु है, अनंत पर है, ऐसे। ठीक, तो आप जानते हो एक प्रकाश किरण यहां से आई सीधे ऐसे, और एक प्रकाश किरण यहां से आई सीधे। ठीक, आप देखना। और अभी नियम में आपने पढ़ा, 4 नियम समझाया भी, अभी ओरल उसका जिक्र भी किया। आप देखना, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आती है दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर केंद्रित होती है, या केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश किरण यहां पे आई है,
वस्तु काफी दूर था, इनफाइनाइट पे था मान लो, ठीक है। तो यहां से प्रकाश किरण आई और फोकस होकर ऐसे गुजरी, और ये प्रकाश किरण यहां पे आई, फोकस होकर गुजरी, और आप जानते हो अनंत पे जो भी वस्तु होगा यहां पे सेंट्रलाइज होगा, ठीक। और इस प्रकार से यहां पे उसका प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, ये इधर निकल गई और ये इधर निकल गई, ऐसे सेंट्रलाइज कहां, यहीं पे तो हुई। तो अगर वस्तु यहां पे अनंत पे लिख दे, यहां पे इनफाइनाइट पर, ठीक, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, ठीक फोकस पे बनेगा। अच्छा आगे चलो, अगर वस्तु अनंत पे नहीं है, लेंस के थोड़ा करीब है, लेकिन वक्रता केंद्र के बाहर है, जैसे हम दिखाएं यहां पे, ये लो ऐसे, ये वस्तु हो गया ओ डैश, इसका प्रतिबिंब ये दर्पण कैसे बनाएगा। 4 नियम आपने पढ़े हैं, चारों नियम अगर आपका कमांड है, कंफर्म है, तो अभी हमने आपसे कहा था कोई भी दर्पण हो, वस्तु कहीं भी रखा हो, आप प्रतिबिंब बना के जरूर दिखा दोगे। कैसे दिखा दोगे, आप देखो, एक किरण हमने निकाला समांतर, ठीक, और एक किरण निकाला हमने वक्रता केंद्र से, देखना ऐसे ऐसे, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण दर्पण पे, और ये कौन सी किरण है, आपतित किरण किस पे, दर्पण पे। और आपतित किरणें जहां पे कहीं मिलती हैं या प्रतीत होती हैं मिलती हुई, वो क्या कहलाता है, बिंब कहलाता है। बिंब मतलब क्या, वस्तु। आप जानते हो दर्पण के लिए क्या वस्तु है। अब दोनों के लिए अपने अलग अलग नियम हैं, जैसे हम इनसे डिस्कशन करें यहां पे, आप देखना ये मुख्य अक्ष के समांतर आई है, आप जानते हो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर कहां पे, फोकस से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। तो आप देखो दर्पण से परावर्तित होगी तो इसी पार तो आएगी, और फोकस यहां पे है, तो ये प्रकाश किरण कहां से गुजरी, फोकस से ऐसे ये गुजरी, ठीक। अच्छा ये किरण कहां से आ रही है, वक्रता केंद्र से। तो आपने इसके पहले भी समझा था, वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश किरण आएगी बैक टू पवेलियन हो जाएगी, मतलब क्या उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो आप जानते हो प्रकाश किरण यहां पे आई और यहां से परावर्तित होकर वापस लौट गई, ठीक। अब देखो ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, ये, और ये कौन सी किरण, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरणें जहां कहीं काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी वही तो प्रतिबिंब कहलाएगा। इसका मतलब कि उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पे बनेगा, इस जगह पे, ये ऐसे। और आप देखना वस्तु को हमने यहाँ पे क्या एरो मार्क के द्वारा, तीर के चिन्ह के द्वारा दिखाया, और तीर के हेड से प्रकाश किरणों को निकाला है। तो जहां कहीं काटेंगी यहाँ पे क्या तीर का हेड बनेगा। आप जानते हो प्रतिबिंब ये बना, वस्तु के सापेक्ष क्या उल्टा बना, छोटा बना और वास्तविक बना। क्यों वास्तविक, क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरणें काट रही हैं। आप आगे देखना, देखो पहले डायग्राम में वस्तु कहां बहुत दूर था तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पे। दूसरे डायग्राम में वस्तु कुछ नजदीक आया लेकिन वक्रता केंद्र से बाईं तरफ था। दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हो वस्तु कहां नजदीक आया लेकिन वक्रता केंद्र के बाईं तरफ था। मतलब आप यूं कह सकते हो कि वस्तु की दूरी को हम किससे, यू से लिखते हैं, तो यू का मान क्या, आर के मान से क्या अधिक था। यहां पे अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे यू बराबर क्या है, इनफाइनाइट। इस डायग्राम में यू है, यू मतलब क्या, वस्तु की दूरी, वी का मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी, और आर का मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या, और स्मॉल एफ का मतलब क्या, फोकस दूरी। तो यहां पे u बराबर क्या, इनफाइनाइट था, ये डायग्राम बना। और यहां पे आप देख रहे हो u बराबर इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन u इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब वस्तु की दूरी वक्रता त्रिज्या से ज्यादा है, प्रतिबिंब आपका ये बना, ठीक। आप यहां पे कह सकते हो u इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट होगा तो कहां बनेगा, फोकस पे, और इनफाइनाइट अगर नहीं है, ठीक है, नजदीक है, लेकिन नजदीक होने के बावजूद भी u का मान अगर r के मान से क्या अधिक है तो प्रतिबिंब आपका इस प्रकार से बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। अब अगर वस्तु सीधे वक्रता केंद्र पे रखी है तब क्या होगा, ऐसे। अच्छा यहीं पे एक जानकारी और आपको देते हैं, एक प्रकाश किरण अगर आप यहां से निकालो, कहां से, फोकस से, हम जानबूझ के उसको कलर चेंज करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जितनी भी किरणें सब एक ही कलर से होंगी, थोड़ा समझने में आपको सुविधा होगी। तो आप देखना एक प्रकाश किरण को हमने कहां से निकाला, फोकस से निकाला, और अभी 4 नियम आपने पढ़े हैं, फिर याद दिलाएं। फोकस से जो प्रकाश किरण गुजरती है, आपतित होती है, फोकस से होते हुए आती है, वो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप जानते हो फोकस से आई, मुख्य अक्ष के क्या, समांतर हो जाएगी, और जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी आप देखना यहीं से गुजरी, ठीक। हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल 2 ही किरण चाहिए, तो हमने ग्रीन कलर से दोनों किरण दिखा के प्रतिबिंब बना दिया। अगर आप हमसे कहो कि अब इसको हम नहीं लें, इसको ले लें, तो कोई बात नहीं, आप इसको ले लोगे तब भी यहीं पे काटेगा। यहां तो 3 किरण को हमने दिखाया, 3 नियम यहां पे लग रहा है। अच्छा अब यहां पे आते हैं, मान लो वस्तु हमारा कहां पे, वक्रता केंद्र पे है, तो अगर वक्रता केंद्र पे होगा फिर वही नियम लगाओ। आप देखना एक प्रकाश किरण को हम समांतर लाए, ठीक, जो समांतर लाए कहां से गुजारे हैं, फोकस से। आप देखो ये कहां से गुजरा, फोकस से, ठीक।
दूसरे प्रकाश किरण को मान लो फोकस से लाए, चलो आप देखना ये फोकस से ऐसे, ठीक। तो अगर ये फोकस से आया तो फिर क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, और जब मुख्य अक्ष के समांतर हुआ तो ऐसे निकला, ठीक। ये आपतित किरण और ये आपतित किरण, आपतित किरणों ने आपस में एक दूसरे को जहां कहीं काटा, ये ठीक, ये आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, वस्तु, वस्तु का नाम क्या, ओ डैश, ठीक। और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। तो दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पे मिल रही हैं, इसका मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक। आप देखो ऐसे ये प्रतिबिंब बना ऐसे, इसका नाम आई और इसका नाम आई डैश। आप देख रहे हो प्रतिबिंब यहाँ पे क्या वस्तु के सापेक्ष क्या उल्टा बना और वास्तविक बना, क्यों, क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरणों ने काटा। आप आगे देखना, मान लो वस्तु हमारी फोकस और ध्रुव, इसको ध्रुव कहते हैं, ठीक, उसके बीच में कहीं है, जैसे दिखाएं आपको ये ऐसे, ये ठीक। अब देखो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, फिर वही नियम, चारों नियम काम आएंगे। आप देखना, एक प्रकाश किरण हम यहां पे लाए ऐसे, ठीक, आपतित किरण, वस्तु का नाम ओ डैश, ठीक। ये प्रकाश किरण कहां से जा रही है, मुख्य अक्ष के क्या समांतर है, तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो निश्चित रूप से फोकस से गुजरेगी, ठीक। तो इसको आपने क्या किया, फोकस से गुजारा। देखो फोकस यहां पे है जहां पे वो लिखा हुआ है, आप देखना ये प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी, फोकस से, तो इसको हमने क्या किया, परावर्तित किया और फोकस से गुजारा ऐसे, ये लो ऐसे गई, ठीक। अच्छा दूसरी प्रकाश किरण, अब आप पूछोगे इसमें कौन सा नियम लगा दें, इसमें दूसरी किरण कैसे निकालें, तो दूसरी किरण के लिए आप जानते हो, जैसे आप जानते हो जो नियम है भाई, समांतर गुजरी फोकस से आ गई, ठीक। अच्छा फोकस से गुजरती तो समांतर हो जाती, तो आप जानते हो चूंकि यहां पे रखा है इसलिए उल्टा फोकस से तो गुजर नहीं सकती है, कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा वक्रता केंद्र से गुजरती, बैक टू पैरेलल हो जाती, तो वक्रता केंद्र भी पीछे छूट गया, ये भी नहीं गुजर सकता है, कोई बात नहीं। आप जानते हो चौथा नियम आपने पढ़ा है कि अगर दर्पण पे कोई प्रकाश किरण तिरछा पड़ती है, जितना कोण बनाते हुए तिरछा पड़ेगी उतना कोण बनाते हुए क्या परावर्तित भी हो जाएगी। यहां से एक प्रकाश किरण आप यहां से डालो ऐसे, ये ठीक, और जितना एंगल ये है, कौन सा, ये एंगल, ये आपतन कोण जिसको आप कहते हो, ठीक, उतना एंगल बनाते हुए नीचे इसको परावर्तित कराओ, ठीक। तो उतना एंगल बनाते हुए जब आप परावर्तित कराओगे, आप देखना, तो आप जानते हो इस प्रकार से प्रकाश किरणें यहाँ पे क्या ऐसे दूर होती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, दूर होती जाएंगी, यहाँ कभी जिंदगी में नहीं काटेंगी, कोई बात नहीं, पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, जहां कहीं काटती प्रतीत होगी वहां प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे, आप सुनो, ये प्रकाश किरण को डॉटेड लाइन ऐसे हमने किया, ऐसे पीछे बढ़ाया, ठीक, और यहाँ पे आप आ जाओ, ये प्रकाश किरण आपका, अब देखना जितना एंगल ये है, मान लो आपका आपतन कोण है, तो आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण, ठीक। ये प्रकाश किरण इधर गई, पहले तो आप यहां पे समझो, ये प्रकाश किरण इधर, ये प्रकाश किरण इधर। एक बार फिर आपको समझाएं, वस्तु कहां पे है, फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं है, वस्तु का नाम क्या है, ओ डैश, आप देखना। और एक बार फिर याद दिलाएं, फोकस हमारा कहां पे, ये फोकस है, ठीक, यानी इतनी दूरी क्या फोकस दूरी है, यहां पे आप यूं कह सकते हो, u इज लेस देन स्मॉल f, मतलब वस्तु की दूरी फोकस दूरी से क्या कम है, ठीक। तो आप जानते हो समांतर प्रकाश किरण गुजरी, जो कहां से, फोकस से गुजरते हुए निकल गई, ठीक। अब यहां पे हमने क्या चौथा नियम लगा लिया, क्यों, क्योंकि आप जानते हो पहला नियम तो यहां पे लगा चुके, और दूसरा तीसरा नियम यहां पे नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि आप जानते हो दूसरा नियम क्या है, फोकस से गुजरे तो समांतर हो जाए, तो जब यहां पे रखा तो क्या फोकस पे कैसे गुजर सकती है, क्या उल्टी प्रकाश किरण यहां पे आएगी, नहीं, जाना तो पहले प्रकाश किरण को दर्पण पे ही है। अच्छा तीसरा नियम फिर आपने देखा था कि वक्रता केंद्र से गुजरेगी, बैक टू पैरेलल हो जाएगी, वक्रता केंद्र आपका पीछे यहां पे छूट गया, तो यहां से निकल के आपका दर्पण पे जाने के बीच के रास्ते में आपका वक्रता केंद्र पड़ेगा नहीं। चौथा नियम लगाओ, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जितना कोण आपका ये है आई, ठीक, उतना कोण आपका ये होगा आर, ठीक। ये कौन सी किरण है, परावर्तित, ये कौन सी किरण है, परावर्तित। आप बताओ क्या आगे बढ़ाएं तो क्या काट देगी, नहीं, यहीं पे फैल रही है, कोई बात नहीं, आप पीछे बढ़ाओ, तो जब पीछे बढ़ाते हैं आप देखना, तो ये प्रकाश किरण यहां पे ऐसे काटती हुई प्रतीत होगी, ऐसे यहां पे, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में इस वस्तु का प्रतिबिंब जो बना, ये बना ऐसे, ये आपका आई हो गया और ये आई डैश हो गया। यहां पे आपने देखा जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु के सापेक्ष क्या बड़ा बना, वस्तु के सापेक्ष क्या सीधा बना और आभासी बना। क्यों, क्योंकि आपने आभास किया है, भाई वास्तव में प्रकाश किरण तो इधर उधर जा रही है ना,
अगर आप ये किरण इधर जा रही है, आपसे पूछें कि तो बेटा प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाएं तो कहां, आप आभासी तो कर रहे हो, ये आभासी तो कर रहे हो, तो जो प्रतिबिंब बना आभासी बना। देखो आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो जो प्रतिबिंब बना वस्तु से यहाँ पे क्या बड़ा बना, वस्तु के सापेक्ष सीधा बना और आभासी बना। इस प्रकार आपने देखा कि अगर अवतल दर्पण है, अलग अलग जगहों पे वस्तु अगर रखी है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब हम इसके बाद दिखाने जा रहे हैं कि अगर उत्तल दर्पण है और अलग अलग जगहों पे वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब सामने बोर्ड पे आप देख रहे हो, हमने उत्तल दर्पण बनाया। एक ही उत्तल दर्पण की अलग अलग पोज दिखाएंगे। ये उत्तल दर्पण, इसको जब बना रहे थे तो सेंटर ने इसको माना था। उसी प्रकार ये उत्तल दर्पण जब इसको बना रहे थे सेंटर ने इसको माना। ठीक, अब उसके बाद सेंटर से इसको मिलाओ ऐसे। ये लाइन क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको आप कहते हो। उसी प्रकार यहां पे आप आओ, सेंटर से इसको मिलाओ, ये लाइन यहां पे क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, वस्तु काफी दूर है, मान लो इनफाइनाइट पे है। ठीक, तो अगर वस्तु काफी दूर है तो बड़ी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, पहले आप ये देखने जा रहे हो। ठीक, ये मान लो वस्तु यहां पे है ऐसे, काफी बड़ी वस्तु है, तो आप जानते हो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई। नियम भी आपने 4 नियम पढ़े हैं। पहला ही नियम आपने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आती है दर्पण से परावर्तित होकर या तो फोकस से गुजरती है और या गुजरती हुई प्रतीत होती है। दर्पण है ना, प्रकाश किरण इस पार तो आएगी नहीं, जाएगी उसी तरफ जाएगी परावर्तित होके। आप जानते हो वक्रता केंद्र है, तो फोकस कहां पे होगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में, यही तो फोकस हुआ F। उसी प्रकार यहां पे फोकस कहां पे होगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आई तो फोकस तो यहां पे है ना, तो क्या प्रकाश किरण इधर चली आएगी, नहीं, क्योंकि दर्पण है, लेंस होता चली जाती, अपवर्तित हो जाती, लेकिन यहां तो परावर्तित होगी उसी पार जाएगी ना, तो ठीक है जाने दो। इस प्रकार से भेजो कि ऐसा लगे कि फोकस से निकल के आ रही है। जैसे ये लो, आप देखो प्रकाश किरण आई सीधे उधर चली गई, और जब हमने आभास किया कि ये किरण कहां से आ रही होगी तो डॉटेड लाइन यहां पे कहां, F पे आके मिल रहा है। उसी प्रकार इनको लो, मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी ऐसे, ये ठीक। ये आपतित किरण, ये आपतित किरण समांतर है, कहीं नहीं काटेगी। आप यूं कह सकते हो बहुत दूर कहीं काटेगी, अनंत पे काटेगी। वस्तु कहां पे, अनंत पे। ये कौन सी परावर्तित किरण है और ये क्या परावर्तित किरण है, तो दोनों परावर्तित किरणें यहां पे मिलती हुई काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब कि अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां, फोकस पे बना, और कैसा बना, आभासी बना। ये तब की बात है जब u इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। अच्छा, अगर मान लो u इनफाइनाइट ना हो, बहुत दूर नहीं रखी है, लेंस के पास में कहीं रखी है, जैसे आपको दिखाते हैं, ये लो वस्तु यहां पे ये रखी है ऐसे, यहां पे वस्तु का नाम O डैश, ठीक। यहां पे आप देख रहे हो u इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब वस्तु कहां, अनंत पे नहीं है, बल्कि आप यूं कह सकते हो आपका कि वस्तु आपका इसके नजदीक कहीं रखी है, फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर है, मतलब आप यूं कह सकते हो u इज ग्रेटर देन स्मॉल f। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो एक प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आई वो कहां जाएगी, फोकस से गुजरेगी, और ना गुजर पाए तो गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो आप जानते हो फोकस तो यहां है ना, तो क्या प्रकाश किरण को हम इधर ले आए, नहीं, कदापि नहीं। आप जानते हो ये दर्पण है, प्रकाश किरण इसी पार रहेगी, उस पार नहीं जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन इस पार ऐसा गुजारो कि लगे कि फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। हमने यहां पे ऐसे ये काम किया, ये आपका इधर गया ऐसे, और यहां से ऐसे निकलता हुआ प्रतीत हुआ, ये लो। उसके बाद दूसरा नियम कौन सा लगाया जाए, आप ये भी जानते हो कि फोकस से जो किरण गुजरेगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो फोकस तो यहां पे है ना, तो यहां से लेके फोकस पे कैसे गुजारे, तो आप एक काम करो। और तीसरा नियम आपने देखा कि वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र पे जो किरण गुजरती है वो बैक टू प्लेन उसी रास्ते वापस लौट जाती है। मान लो तीसरा नियम यहां पे ले रहे हैं, वक्रता केंद्र वाला, आप देखना यहां पे ऐसे, ये लो, देखो अपने मर्जी चाहे जहां नहीं खींच देना है। हमने ऐसी लाइन खींची कि आप देखो स्केल आगे हम लगा के दिखा रहे हैं, अगर हम आगे खींचते तो सीधे किरण कहां पे, सी पे आती। मतलब ये प्रकाश किरण किसको निशाना साध के आ रही है, वक्रता केंद्र को।
तो अगर वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है तो आप जानते हो यहीं पे परावर्तित हुई और यहीं से क्या वापस लौट जाएगी परावर्तित होके। ठीक, ये निशान किसके लिए? आपतित के लिए। ये निशान किसके लिए? परावर्तित के लिए। आपतित किरणों ने आपस में एक दूसरे को जहां कहीं काटा वो क्या कहलाया? वस्तु, या इसी को आप क्या कहते हो? बिंब। और हाथ का इशारा देखना, ये परावर्तित और ये भी निशान किसका? परावर्तित। इन दोनों किरणों ने आपस में जहां कहीं काटा वहां पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। यानी कि आप यूं कह सकते हो, अगर इसको हम सीधे ऐसे डॉटेड लाइन आगे बढ़ाएं ऐसे, ये ठीक, आप देखो सी पे आया, ठीक, तो यहीं पे तो कहीं काटा, तो आप जानते हो उस वस्तु का प्रतिबिंब, और ये बना, ये आई और आई डैश। प्रतिबिंब जो बना वस्तु के सापेक्ष क्या? छोटा बना और सीधा बना और आभासी बना। इसी प्रकार कोई भी दर्पण अगर आपको दिया जाए, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, इन्हीं 4 नियमों की सहायता से वस्तु कहीं भी रखा हो आप उसका प्रतिबिंब बना के दिखा सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध और अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। आप पूछोगे यूवीएफ क्या चीज है? यू दर्पण से वस्तु की दूरी, वी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, एफ दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में क्या रिलेशन होता है और उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में क्या रिलेशन होता है, आप देखने जा रहे हो। अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, सामने का अवतल दर्पण है, पालिशदार सतह इधर है, हमको अपना चेहरा अगर देखना होगा तो हम इधर खड़े होंगे। दर्पण का नाम हमने कुछ मान लिया M1 M2, सामने कुछ दूरी पर एक वस्तु है, ठीक, वस्तु का नाम क्या? ओ डैश। ठीक, अब देखो दर्पण इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएगा? यहां से एक प्रकाश किरण समांतर निकली ऐसे। नियम जानते हो? 4 नियम हमने आपको बताए। समांतर जो किरण आएगी फोकस से गुजरेगी, या अगर नहीं गुजर पाएगी तो गुजरती हुई प्रतीत होगी। दर्पण है, परावर्तित करेगा, किरण इसी पार रहेगी, उस पार नहीं जाएगी। और फोकस भी आपका इसी पार है। फोकस कहां पे होगा? ये वक्रता केंद्र है। जब इसको हमने बनाया था तो सेंटर इसको माना था, तो ये वक्रता केंद्र कहलाएगा, और यहां से लेके यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और आप जानते हो फोकस कहां पे होगा? ठीक मिड में। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है दर्पण में। तो ये फोकस हो गया, इसका नाम एफ। तो ये प्रकाश किरण जो समांतर गई कहां से? फोकस से गुजरेगी, और फोकस इसी पार है, प्रकाश किरण भी इस पार रहेगी, फोकस से गुजार दो। तो आप देखना फोकस से इसको हमने ऐसे गुजारा, ये ऐसे, ठीक। अच्छा, ये जो बिंदु है इसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु, मान लो इसका नाम ए मान लो। अब दूसरी किरण कैसे निकले? आप जानते हो वक्रता केंद्र से जो किरण गुजरती है वो बैक टू पवेलियन हो जाती है, उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है, ठीक। तो वक्रता केंद्र से हमने गुजारा। आप देखो ये प्रकाश किरण सीधे आई, वक्रता केंद्र से गुजरते हुए आई, तो उसी रास्ते पे क्या वापस लौट जाएगी ऐसे। ये इधर ये लौटी थी, ये इधर आपका इधर लौट गई। तो अब देखो ये आपतित का निशान है, ये आपतित का निशान है। आपतित, पतित मीन्स क्या? गिरना, आओ गिरो दर्पण के ऊपर, ठीक। तो आपतित किरणें यहां पे मिल रही हैं, काट रही हैं। तो आप जानते हो आपतित किरणें जहां कहीं मिलती है काटती है उसको क्या बोलते हैं? बिंब। बिंब मतलब क्या? वस्तु। वस्तु का नाम क्या? ओ डैश। और ये परावर्तित के लिए सिंबल है और ये परावर्तित के लिए सिंबल है, और दोनों किरणें यहां पे काट रही हैं। तो अगर यहां पे काट रही हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? इस जगह पे, यहां पे, ठीक। ये प्रतिबिंब हो गया ऐसे। ये आप जानते हो प्रकाश किरणों को हमने ओ डैश से निकाला है, तो जहां पे काटेगी वहां पे क्या बनेगा? आई डैश, ठीक। और इसका नाम ओ, तो इसका नाम यहां पे आई। आप देख रहे हो? अच्छा, जानबूझ के हमने यहां पे डॉटेड लाइन दिखाया। आप जानते हो ये गलत है, डॉटेड लाइन ने बल्कि क्या पूरी लाइन होगी। क्यों पूरी लाइन होगी? क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरणें आ रही हैं, यहां पे काट रही हैं। अगर हम आभास करते, वास्तव में इधर नहीं आती, आभास करना पड़ता, तो फिर डॉटेड लाइन दिखाया जाता, पूरी लाइन दिखाई जाएगी। आप यहां पे देख रहे हो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। क्यों वास्तविक बन रहा है? क्योंकि वास्तव में किरणें यहां पे काट रही हैं, ठीक। अच्छा, यहां बिंदु ए से एक लंब गिरा दो इस पे। तो बिंदु ए से एक आपने यहां पे लंब गिरा दिया ऐसे, ये, ठीक। और इसका नाम हमने कुछ मान लिया, मान लो इसका नाम एन हो गया। डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम यूवीएफ में हमको रिलेशन निकालना है, हम डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं। डायग्राम में ध्यान से देखना, त्रिभुज ओ डैश सी दिखाई पड़ा और त्रिभुज आई डैश सी, ये दोनों क्या? समरूप हैं। देखो समरूप और सर्वांगसम में अंतर होता है। सर्वांगसम मीन्स क्या? सर्व अंग सम, यानी सारी भुजा बराबर, सारे कोण बराबर, तो सर्वांगसम कहलाएगा। और समरूप में क्या होता है? केवल डिजाइन सेम होती है।
तो हम यहाँ सर्वांग नहीं बोल रहे हैं, हम समरूप बोल रहे हैं। त्रिभुज ओ डैश सी और त्रिभुज आई डैश सी, ये दोनों क्या समरूप हैं, डिजाइन सेम है। तो ऐसी कंडीशन में लंब और आधार में जो अनुपात यहां पे होगा, लंब और आधार में वही अनुपात यहां पर भी होगा। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि ओ डैश ये लंब हो गया इसका, और आधार कितना ओसी बराबर इसका लंब कितना आई डैश और आधार कितना आईसी। आप यूं कह सकते हो ओ डैश अपान ओसी बराबर आई डैश अपान आईसी, या इसको दूसरे प्रकार से भी कहा जा सकता है, इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे इसका आधार। तो इसका लंब कितना ओ डैश, इसका लंब कितना आई डैश, ठीक। तो ओ डैश अपान आई डैश और इसका आधार कितना ओसी और इसका आधार कितना आईसी। ओ डैश अपान आई डैश बराबर आपका हो जाएगा ओसी अपान सी आई बोलो चाहे आईसी बोलो। सामने देखना, त्रिभुज ओ डैश सी तथा आई डैश सी दोनों समरूप हैं, अतः इन दोनों त्रिभुजों में लंब और आधार का अनुपात एक समान होगा। मतलब ओ डैश अपान आई डैश बराबर सीओ अपान आईसी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहीं पे आप देखना ध्यान से, त्रिभुज आई डैश एफ, ठीक, छोटा सा त्रिभुज है नन्हा सा, और त्रिभुज ए एन एफ, ये दोनों भी क्या समरूप हैं। अगर दोनों समरूप हैं तो इस त्रिभुज में लंब बटे इस त्रिभुज में लंब बराबर इस त्रिभुज में आधार बटे इस त्रिभुज में आधार। आप यूं कह सकते हो यने, तो यने मीन्स आपका यहां पे क्या, ये इस त्रिभुज में लंब और बटे आई डैश इस त्रिभुज में लंब बराबर एनएफ, एनएफ मतलब क्या, इस त्रिभुज में आधार और बटे आईएफ या एफआई इस त्रिभुज में आधार। आप देखो समरूप है इसलिए डिजाइन सेम है, आई डैश एफ और ए एन एफ दोनों की डिजाइन सेम है। तो लंब और आधार में जो अनुपात यहां पे होगा, लंब आधार में वही अनुपात यहां पर होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हो, इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे इसका आधार, सामने लाइन लिखी हुई है। अच्छा, यहां से हमने एक लंब गिराया, इसका नाम क्या एन हमने दे दिया। ये ध्रुव है, इसका नाम क्या पी, ये तो वक्रता केंद्र है, इसका नाम क्या सी। अच्छा, उसके बाद चलो ध्यान से देखना, ये समांतर रेखा तो गई है, तो अगर समांतर रेखा गई तो आप बताओ ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। निश्चित आप कहोगे दोनों बराबर होंगे, मतलब ओ डैश बराबर क्या ए एन, ठीक। तो आप आगे देखना, ए एन या एन ए बराबर क्या ओ, ए एन या एन ए बराबर क्या ओ डैश। तो हमने यहाँ पे एन ए की जगह पे ओ डैश लिख दिया। तो नेक्स्ट लाइन आपकी निकल के आई ओ डैश, यानी देखो एन ए की जगह पे क्या ओ डैश हो गया, तो ओ डैश अपान आई डैश बराबर एन एफ अपान एफ आई। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान से आप देखो, दोनों का एलएचएस बराबर है। यहां पर भी ओ डैश अपान आई डैश, यहां पर भी ओ डैश अपान आई डैश। तो जब दोनों का एलएचएस बराबर है तो निश्चित रूप से आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि सीओ अपान आईसी बराबर एनएफ अपान एफआई। आप देखो वही लाइन लिखी है, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर तो सीओ अपान आईसी बराबर एनएफ अपान एफआई। अच्छा, आगे देखना, ये दूरी हमारी कौन सी, एनपी, ये दूरी हमारी उपेक्षणीय है। किसकी तुलना में, यू की तुलना में, वी की तुलना में, आर की तुलना में। ये दूरी हमारी यहाँ पे क्या उपेक्षणीय है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर वस्तु की दूरी यन से कहा जाए ओ तक तो भी यू माना जाएगा, और पी से ओ तक कहा जाए तो भी यू माना जाएगा, ठीक। प्रतिबिंब की दूरी यन से लेके आई तक की दूरी ये भी वी कहा जाएगा, और पी से लेके आई तक की दूरी ये भी वी कहा जाएगा, ठीक। फोकस दूरी यन से लेके एफ तक की दूरी ये भी फोकस दूरी कहलाएगी, और पी से लेके एफ तक की दूरी ये भी फोकस दूरी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एनपी दूरी हमारे यहाँ पे क्या उपेक्षणीय है, ठीक। तो आप देखो एनपी दूरी अगर उपेक्षणीय होगी तो एनएफ और पीएफ दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये दूरी एनएफ और ये दूरी क्या पीएफ दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दूरी हमारे यहाँ पे क्या उपेक्षणीय है, नेग्लिजिबल है। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया, एनएफ की जगह पे पीएफ लिख दिया। आप देखो सीओ अपान आईसी बराबर एनएफ लिखा था, तो एनएफ की जगह पे हमने क्या पीएफ लिख दिया और यहाँ पे एफआई लिख दिया, ठीक। अब सीओ आ जाओ, तो सीओ, सी यहाँ पे ओ यहाँ पे, ये दूरी है, ठीक। तो सीओ बराबर आपका हो जाएगा पीओ माइनस पीसी। आप देखो सीओ दूरी हमको चाहिए, तो आप जानते हो ये दूरी हमको चाहिए, तो इस ये दूरी की क्या कहलाएगी, पीओ, और ये दूरी क्या कहलाएगी, पीसी। तो पीओ माइनस पीसी बराबर क्या हो गया, सीओ। अच्छा, उसके बाद नीचे आईसी लिखा है। आईसी मतलब कौन सी, ये दूरी, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करें, पी से लेके सी तक की दूरी निकाल लें और माइनस कर दें पी से लेके आई तक की दूरी को। मतलब इस पूरी दूरी में से इस दूरी को घटाएं तो ये दूरी निकल आएगी ना। तो आप देखो आईसी की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, पीसी ये दूरी और माइनस पी आई ये दूरी हो गई। इक्वल के आगे इक्वल हो गया, पीएफ है, पीएफ ऐसे लिख दिया गया। फिर एफआई, एफआई मीन्स क्या, ये छोटी सी दूरी। तो आप जानते हो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, पीआई। पीआई में अगर पीएफ घटा दें तो हमारा यहाँ पे क्या एफआई निकल आएगा। तो आप देखो पीआई माइनस पीएफ हो गया, ठीक।
अब चिन्ह से इस सारे मानों को रखेंगे। आप जानते हो बाईं तरफ की दूरी माइनस में, दाईं तरफ की दूरी प्लस में होती है। और आप ये भी जानते हो अवतल दर्पण का फोकस बाईं तरफ है, यही तो फोकस है, और बाईं तरफ की दूरी किसमें होती है? माइनस में होती है, और इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी किसमें होगी? माइनस में होगी। एक बार फिर याद देना है, फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल एफ से लिखा जाएगा। आप आगे देखना पीओ, तो पीओ का मतलब क्या? पीओ मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी किससे लिखा जाएगा? यू से, तो यहां पे यू लिखा गया, और क्योंकि दूरी बाईं तरफ है तो माइनस यू किया गया। फिर बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल हो गया। फिर पीसी, पी से लेके सी तक की दूरी मतलब वक्रता त्रिज्या किसको किससे लिखेंगे? कैपिटल आर से, और किधर है? बाईं तरफ है, तो आप देखो माइनस आर हो गया। फिर पीसी, पी से लेके सी तक की दूरी मतलब क्या? वक्रता त्रिज्या माइनस आर हो गया। फिर पी आई, पी से लेके आई तक की दूरी मतलब क्या? प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखा जाएगा? वी से, और क्योंकि बाईं तरफ बना माइनस वी हो गया। इक्वल के नीचे इक्वल हो गया। पी एफ फोकस दूरी, तो आप जानते हो इसका फोकस बाईं तरफ है, इसलिए फोकस दूरी स्मॉल एफ से लिखी जाएगी। आगे वहां पे सिंबल कौन सा लगाएंगे? माइनस का, तो यहां पे क्या हो गया? माइनस एफ हो गया। पी आई की जगह पे पी से लेके आई तक की दूरी मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वी से लिखा जाएगा, बाईं तरफ है, माइनस वी हो गया। फिर पी एफ, पी एफ यही तो है फोकस दूरी, तो यहां पे क्या? माइनस एफ हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, आप देखना माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करो तो क्या? प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आर हो गया, और माइनस आपका यू हो गया अपान, फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वी हो जाएगा, तो यहाँ पे वी हो गया, माइनस आर हो गया, इक्वल के नीचे इक्वल हो गया। ये माइनस एफ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे क्या? प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस वाले को पहले लिख दिया गया, एफ माइनस वी हो गया। ठीक, अब उसके बाद आप देखना, आप जानते हो आर बराबर क्या होता है? 2f। आप देखो ये वक्रता केंद्र है, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या, किसे लिखेंगे? आर से, और फोकस कहां पे होता है? इसके मिड में होता है, ये दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। तो आप जानते हो फोकस दूरी का दुगना जब करोगे तब जाके वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा, या आप यूं कह सकते हो वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी फोकस दूरी के बराबर होती है, यानी कि आर बराबर क्या? 2f। तो आप देखना आर बराबर 2f, तो यहां पे जहां जहां हमको आर दिखा वहां पे हमने 2f लिख दिया। कैसे? आप देखो यहाँ पे आर दिखा, हमने 2f लिखा, माइनस यू है ऐसे लिख दिया, v माइनस आर ऐसे लिख दिया, लेकिन आर की जगह पे क्या लिखा? 2f लिखा। इक्वल के नीचे इक्वल हो गया, माइनस एफ है तो माइनस एफ हो गया, एफ माइनस वी तो एफ माइनस वी हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये लाइन लिखी गई। ठीक, ब्रैकेट को एक्सपेंड करोगे आपको ये लाइन मिलेगी। भाई 2f है, 2f को f से मल्टीप्लाई करो तो 2f स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर 2f को v से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2vf हो गया। ठीक, उसका माइनस u को f से मल्टीप्लाई करो तो माइनस uf हो गया। फिर माइनस u को माइनस v से मल्टीप्लाई करो प्लस uv हो गया, इक्वल आओ। माइनस f को v से मल्टीप्लाई करो माइनस fv हो गया। फिर माइनस f को माइनस 2f से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया। ठीक, अब जो कैंसिल हो रहा हो उसको आप कैंसिल कर दो, तो आप देखो 2f स्क्वायर से और ये 2f स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, अच्छा यहां पे देखो, यहां पे भी vf या fv लिखा है, और यहां पर क्या 2vf माइनस सिंबल है, तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें तो ये क्या प्लस में हो जाएगा। माइनस 2vf है, हम इधर ले आए तो 2vf कर लिया, और माइनस आपका यहाँ पे क्या ये fv को चाहे vf को, ये हो गया ये। फिर यहाँ पे आप देखना ये माइनस uf है और प्लस करके uv, पक्षांतर करके ये लाइन लिखी गई। ठीक, अब बोथ साइड हम uvf से डिवाइड करेंगे, तो आप देखो यहां पर भी uvf और uvf। ठीक, हमने डिवाइड कर दिया। अब आप देखना यहाँ पे uf है तो uf आपका यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, f और ये ऐसे ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे uv है तो uv यहाँ पे कैंसिल हो गया, u और v ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे vf है तो v और f ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस का सिंबल, और साथ में क्या बचा? 1/v, तो माइनस 1/v। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया, फिर 1/f तो 1/f हो गया, इक्वल है तो इक्वल हो गया, 1/ यहाँ पे क्या u हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया, f को एक किनारे कर दिया और u v को एक किनारे ले आए, तो अब देखो 1/f ये है ना प्लस 1/f, तो 1/f यहाँ पे आ गया, और ये माइनस 1/v है, इधर ट्रांसफर हो गया तो प्लस 1/v हो गया। इस प्रकार रिलेशन निकल के आया 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण में, अवतल दर्पण में ये रिलेशन होता है uvf में। इसी के तुरंत बाद आप पढ़ने जा रहे हो हम उत्तल दर्पण के लिए uvf में रिलेशन, तो उसके लिए जानते हो अलग से मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल सेम थ्योरी चलेगी उत्तल दर्पण के लिए uvf में संबंध। अब देखो इसमें ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, अवतल दर्पण आप बेहतर आप समझ चुके हो और जानते हो अवतल दर्पण की आधी थ्योरी इसमें रिपीट की जाएगी। पहले तो डायग्राम समझाएं आपको। उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर, नाम क्या? M1 M2। इसको जब हम बना रहे थे तो सेंटर हमने इसको माना था,
तो इसका ये क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। किससे लिखी जाएगी, आर से, और क्योंकि दूरी दाईं तरफ है प्लस चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। और अब ये भी जानते हो इसका फोकस इसके मिड में कहीं होगा, ठीक। तो मान लो इसका फोकस हो गया एफ, और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या, फोकस दूरी कहलाएगी। और आप जानते हो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। आप जानते हो सी को इससे मिलाते हुए एक हमने आर पर रेखा खींचा, इसको आप क्या बोलोगे, दर्पण का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, इस बिंदु को आप क्या बोलोगे, दर्पण का ध्रुव, जिसको आप इंग्लिश में पोल कहते हो, ठीक। सामने स्मॉल यू दूरी पर कोई वस्तु है, परिमित आकार का वस्तु है। देखो परिमित आकार की वस्तु का मतलब क्या, कि वस्तु ऐसी है कि उसकी लंबाई चौड़ाई है, मतलब बिंदु वस्तु नहीं है, ठीक है। आप देखना वस्तु का नाम क्या, ओ डैश, ठीक। इसका प्रतिबिंब हमको देखना है कैसे बनेगा, कुछ भी रटने का नहीं, बस केवल समझने का। वो जो इसके पहले हमने इसी वीडियो में 4 नियम आपको बताए, वो 4 नियम आपको काम आएंगे। कहीं भी कोई दर्पण रखा हो, कहीं भी कोई वस्तु रखा हो, प्रतिबिंब आपका बन जाएगा, और आप देखते हो लगातार बनता जा रहा है। यहां पे कोई रटने की बात नहीं है। आप देखना यहां से हमने प्रकाश किरण निकाला, कहां, वस्तु के हेड से, ठीक। एक प्रकाश किरण हमने समांतर निकाला ऐसे, ठीक। और एक प्रकाश किरण हम कहां निकाल रहे हैं, वक्रता केंद्र के लिए। आप देखना ये हमारा वक्रता केंद्र है सी। अगर हम आगे बढ़ाएं, ठीक, तो ऐसे सी पे जाके मिलेगा। आप देखो 2 प्रकाश किरणों को निकाला। आप पूछोगे इन्हीं दोनों को क्यों निकाला, इसलिए निकाला कि इन दोनों के बारे में हमको नियम मालूम है। जो समांतर आया है वो फोकस से गुजरेगा, नहीं गुजर पाएगा तो गुजरता हुआ प्रतीत होगा, और जो वक्रता केंद्र के लिए जा रहा है वो बैक टू पवेलियन हो जाएगा, ठीक। तो आप जानते हो ये कि आपतित किरण दोनों यहां पे मिल रहे हैं, इसको आप क्या बोलोगे, बिंब। बिंब मतलब क्या, वस्तु, वस्तु का नाम क्या, ओ डैश, ठीक। अब आप यहां पे आओ, ये समांतर है ना, तो कहां से गुजरे, फोकस से, और इसका फोकस कहां, यहां पे है। आप बताओ तो क्या प्रकाश किरण इस पार यहां चली आएगी, नहीं, कदापि नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या, पालिश लगा हुआ है, ये पारदर्शी नहीं है। प्रकाश किरण इधर ही रहेगी, परावर्तित होगी, तो ठीक है परावर्तित करो, लेकिन ऐसा परावर्तित करो कि लगे कि फोकस से निकल के जा रही है। आप यूं कहोगे, स्केल हमने ऐसे लिया, एक सिरा कहां एफ पे रखा, एक सिरा का यहां पे रखा, और ये प्रकाश किरण ऐसे निकल के जाएगी इधर ऐसे, ठीक। इस बिंदु का नाम क्या, ए। इसको आप क्या बोलोगे, आपतन बिंदु। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण यहीं पे तो आके गिरी है, आपतन, आके जहां जिस बिंदु पे पतन हुआ उसी को आप क्या बोलते हो, आपतन बिंदु। इसका नाम क्या, ए, ठीक। इधर गई, हमने अपनी मर्जी चाहे जहां नहीं खींच देना है। आप देखना ये जो आपका परावर्तित किरण है, ठीक, इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो पीछे बढ़ाने पे बिल्कुल ठीक फोकस पे आके मिलेगी, ये फोकस हो गया ये। अच्छा, ये किरण जो वक्रता केंद्र के लिए जा रही थी बैक टू पवेलियन हो जाएगी, मतलब यहां से वापस लौट जाएगी ऐसे, ये इधर, ठीक। तो आप देखना एक परावर्तित किरण ये, एक परावर्तित किरण आपका यहां से घूम के आपका ये जा रही है ऐसे, इधर वापस लौट जाएगी, ठीक। तो परावर्तित दोनों किरणें यहीं पे तो काट रही हैं, अगर यहां पे काट रही हैं तो आप जानते हो उसका प्रतिबिंब कहां बना, ये बना, ठीक। इसका नाम क्या, आई, और इसका नाम क्या, आई डैश। आप देख रहे हो जो प्रतिबिंब बना वस्तु के सापेक्ष क्या, छोटा है, सीधा है और आभासी है। क्यों आभासी, क्योंकि वास्तव में तो किरण इधर जा रही है, ठीक। वास्तव में किरण तो इधर जा रही है, हम आभास तो कर रहे हैं, ठीक। इसलिए आपका यहां पे प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल दर्पण आभासी भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है। वस्तु जहां जैसा रखा होगा वैसा बनाएगा। आप यहां पे देखना, अब हमने क्या किया, बिंदु ए से एक लंब गिरा दिया, किस पे, मुख्य अक्ष पे। तो यहां से हमने एक लंब गिराया ऐसे, ये लो ऐसे, इसका कुछ नाम मान लिया, मान लो इसका नाम हमने एन मान लिया। अब लंब को इंग्लिश में आप क्या नॉर्मल बोलते हो, पहला वर्ड एन पकड़ लिया, ठीक है। अब आप आगे देखना, डेरिवेशन जो पहले किया गया, आधी थ्योरी वही लिखी है, हमने लिखा नहीं, मेहनत हमने खाली आधे के बाद किया है, जहां वैल्यू रखनी हुई है, बाकी पुरानी थ्योरी वही आपका अवतल दर्पण वाली लिखी हुई है, हमने कोई चेंज नहीं किया है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा अवतल दर्पण का अपनी कॉपी में नोट बनाने के लिए, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका पूरी थ्योरी आपकी आधी यहां तक, आप देखोगे ये पूरी थ्योरी यहां पे और लेके यहां तक, ठीक है। ये पूरा आपको बिल्कुल सेम उतरा हुआ है, जहां वैल्यू चेंज करनी हुई है वहां से हमने केवल चेंज किया है। एक बार पहले दिखाएं आपको, आप देखो ट्रायंगल ओ डैश सी दिखाई पड़ा, और ट्रायंगल आई डैश सी दोनों समरूप हैं। फिर आपको याद दिलाएं, सर्वांगसम नहीं बोल रहे हैं, समरूप बोल रहे हैं, डिजाइन सेम है। भाई आप जानते हो जैसे इस प्रकार से आपका ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है,
आप देखो इसका मान लो ओ डैश और सी नाम है और यहीं पर हमने इसको खींच दिया आई डैश और सी हो गया। ठीक, तो आप जानते हो ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज दोनों समरूप हुआ कि नहीं, दोनों की डिजाइन सेम हुई कि नहीं। अगर डिजाइन सेम हुई तो लंब आधार में जो अनुपात होगा बड़े वाले त्रिभुज में, लंब आधार में वही अनुपात होगा छोटे वाले त्रिभुज में। आप ये भी कह सकते हो कि बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब बराबर बड़े त्रिभुज का आधार बटे छोटे त्रिभुज का आधार। इसके पहले अभी अवतल में आपने किया है, वही काम फिर करने जा रहे हैं। आप देखना त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी दोनों समरूप हैं, अतः इन दोनों त्रिभुजों में लंब तथा आधार का अनुपात एक समान होगा। अर्थात ओ डैश मतलब बड़े वाले त्रिभुज में ओ डैश लंब और फिर छोटे वाले त्रिभुज में लंब कितना आई डैश। तो आप देखो ओ डैश बटे आई डैश बराबर कितना सीओ। सीओ मतलब क्या, बड़े वाले त्रिभुज में आधार और बटे आईसी छोटे वाले त्रिभुज में आधार। ये लाइन समझ में आई कि नहीं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब त्रिभुज आई डैश सी, आप देखना आई डैश सी ये छोटा त्रिभुज। ठीक, और त्रिभुज ए एन एफ, आप पूछोगे ए एन एफ कहां है। आप देखो ए एन एफ ये, ठीक, ये दोनों यहां पे क्या होगा, समरूप होंगे। ठीक, त्रिभुज आई डैश यहां पे एफ आई डैश एफ ये हो गया। ठीक, देखो एफ यहां पे है, ये यही एफ है और आपका ए एन एफ ये आपका यहां पे क्या समरूप होगा। जैसे यहां पे समरूप आपने देखा वैसे यहां पर भी आप चेक कर लो। आप देखो ए एन एफ ऐसे ए, ठीक, आप देखना यहां पे क्या हुआ ए और ये एन और यहां पे एफ। ठीक, अच्छा उसी प्रकार यहां पे आओ बीच में आई डैश, आप टैली करो। ठीक, तो आप देखना बड़े वाले त्रिभुज में लंब बटे छोटे वाले त्रिभुज में लंब बराबर बड़े वाले त्रिभुज में आधार बटे छोटे वाले त्रिभुज में आधार। तो आप देखो त्रिभुज आई डैश एफ तथा त्रिभुज ए एन एफ दोनों समरूप हैं, अतः इन दोनों त्रिभुजों में लंब और आधार का अनुपात एक समान होगा। अतः तो बड़े वाले त्रिभुज में लंब का नाम क्या है, ए एन या एन ए, यहां पे आ जाओ ए एन या एन ए, और बटे छोटे त्रिभुज में लंब का नाम क्या है, आई डैश। आप देखो आई डैश, ठीक, बराबर बड़े त्रिभुज में आधार कौन है, एन और एफ। ठीक, छोटे त्रिभुज में आधार कौन है, आई एफ या एफ आई। ये हो गया। अच्छा आप जानते हो ये समांतर तो गई है, तो अगर समांतर गई है तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, यानी ओ डैश क्या होगा, ए एन के बराबर होगा। आप देखो वही लाइन हमने लिखा ए एन या एन ए बराबर क्या, ओ डैश। तो आप जानते हो एन ए एन की जगह पे हमने ओ डैश लिख दिया, तो ओ डैश अपान आई डैश बराबर कितना हुआ, एन एफ अपान एफ आई। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ध्यान से देखो और दोनों का एलएचएस आप देख रहे हो बराबर है, तो पक्का दोनों का आरएचएस क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, यानी कि आप यूं कह सकते हो सीओ अपान आईसी बराबर क्या होगा, एनएफ अपान एफआई। ठीक, आप सामने देखो वही हमने लिखा समीकरण एक बार समीकरण दो की तुलना करने पर सीओ अपान आईसी बराबर एनएफ अपान एनआई। और आप ये भी जानते हो ये जो पीएन दूरी है ये हमारी प्रकार से क्या उपेक्षणीय है, चाहे पीएन को चाहे एनपी को हो, ये दूरी हमारी उपेक्षणीय है। ठीक है, इसके पहले भी डिस्कशन किया गया था। तो आप आगे देखो, तो अगर उपेक्षणीय होगा तो आप जानते हो कोई भी दूरी, चाहे वस्तु की दूरी पी से नापो, वस्तु की दूरी एन से नापो, दोनों जगह क्या यू लिखा जाएगा। प्रद्युम्न की दूरी चाहे एन से नापो, प्रद्युम्न की दूरी चाहे पी से नापो, कितना लिखा जाएगा, वी लिखा जाएगा। ठीक, वक्रता केंद्र की दूरी चाहे एन से नापो, वक्रता केंद्र की दूरी चाहे पी से नापो, कितना लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा। राइट साइड की दूरी प्लस में और लेफ्ट साइड की दूरी किसमें, माइनस में। आप देखना तो सीओ की जगह पे सीओ, आईसी की जगह पे आईसी, फिर इक्वल हो गया और फिर यहां पे एनएफ है। ठीक, तो एनएफ और पीएफ दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आप देखना एनएफ और पीएफ दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दूरी क्या नेग्लिजिबल है। ठीक, तो यहां पे एनएफ की जगह पीएफ हो गया, एफआई है तो एफआई हो गया। ठीक, अब देखो इतना जो हमने काम किया, एक बार अगर आपने अवतल दर्पण वाला जो हमने डेरिवेशन कराया था, अगर आपने कॉपी में नोट बनाया होगा तो अब देखो यहां तक अवतल दर्पण में भी इतना पूरा लिखा गया था। अब चेंज हो रहा है आगे। ठीक, सीओ, तो सीओ दूरी कौन सी, अब देखो सी और ओ ये पूरी दूरी, तो सीओ को अगर हम चाहें तो पीसी प्लस पीओ लिख सकते हैं। तो आप देखो पीसी प्लस पीओ लिखा गया। ठीक, अच्छा फिर नीचे क्या लिखा, आईसी, तो आईसी यही तो है आईसी। आईसी को अगर हम चाहें तो पीसी माइनस पीआई, मतलब इसमें से इसको घटाते तो दूरी निकल आएगी। आप देखो पीसी माइनस पीआई हो गया। ठीक, पीएफ को ऐसे ही लिख दिया। फिर एफआई, एफआई दूरी कौन, ये छोटी नन्ही से दूरी, बढ़े आगे, तो इसको अगर आप चाहो तो पीएफ ये हो गया और माइनस करके पी आई, मतलब इस दूरी में से इस दूरी को घटा दो, आपका ये निकल आएगा। ठीक, अब हम वैल्यू रख रहे हैं पीसी, तो पीसी कितना हो जाएगा, प्लस आर, फिर प्लस हो गया, फिर पीओ कितना, माइनस यू, फिर पीसी कितना, प्लस आर, माइनस हो गया, पीआई कितना, प्लस वी हो गया, इक्वल के नीचे इक्वल हो गया, पीएफ कितना, प्लस एफ हो गया, पीएफ की जगह पे प्लस एफ हो गया, माइनस के नीचे माइनस हो गया और पीआई की जगह पे प्लस वी हो गया। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करोगे, प्लस है आर
प्लस माइनस का गुणा क्या माइनस होता है, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे u हो गया और बटे यहाँ पे r माइनस v हो गया, इक्वल के नीचे इक्वल है, फिर f यहाँ पे और यहाँ पे f और प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे कितना f माइनस v। ठीक, अच्छा आप जानते हो दर्पण है, दर्पण में r बराबर क्या होता है 2f, तो हमने यहाँ पे क्या किया r की जगह पे 2f लिख दिया, तो यहाँ पे r मिला 2f, यहाँ पे r मिला 2f और बाकी सेम ऐसे उतार दिया। ठीक, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, ये लाइन मिली। ठीक, इसके पहले आप अवतल दर्पण में कर चुके हो, इसलिए थोड़ा सा हम भी स्पीड में चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन आप भी मेहनत करो बेटा। ठीक, और उसके बाद फिर जब ब्रैकेट एक्सपेंड करोगे तो ये लाइन आपको मिलेगी और आप यहाँ पे देखोगे 2f² और 2f² कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे फिर क्या निकला माइनस 2vf माइनस uf प्लस uv इक्वल और यहाँ पे माइनस vf। ठीक, अब आप आगे देखना, यहाँ पे uv ये हमने यहाँ पे लिख लिया, uf यहाँ पे लिख लिया और माइनस 2vf है, इसको हमने इधर भेज दिया। क्यों? क्योंकि एक vf पहले से बैठा हुआ माइनस vf। ठीक, तो माइनस 2vf जब इधर आएगा तो प्लस 2vf हो जाएगा और माइनस 2vf पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2vf में से जब vf जाएगा तो कितना बचेगा vf। तो इस प्रकार से आपका निकला uv माइनस uf बराबर कितना vf। अब हम क्या करें, बोथ साइड uvf से क्या डिवाइड कर दें। आप ध्यान करो, यही काम अवतल दर्पण में भी किया गया था। ठीक, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे uv से uv कैंसिल और uf से तो यहाँ पे u और f कैंसिल और vf से यहाँ पे vf कैंसिल। तो फिर आप आगे देखना, जब ये कैंसिल होगा तो कितना बचा 1/f, फिर माइनस का सिंबल तो माइनस का सिंबल और यहाँ पे uf ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1/v, यहाँ इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल हो गया, यहाँ पे और vf कैंसिल हो गया 1/ यहाँ पे क्या u हो गया। ठीक, और इस प्रकार से पक्षांतर कर दो, f को एक तरफ करो uv को एक तरफ ले आओ, तो नेक्स्ट लाइन आपके निकल के आई 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, जो कि uvf में रिलेशन है किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। और ध्यान करना अवतल दर्पण के लिए भी तो यही निकला था, तो आपको बताएं चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, uvf में रिलेशन कितना होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आप सोच रहे होंगे कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में क्या कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों का फार्मूला सेम क्यों निकला, तो आपको समझाएं फार्मूला बिल्कुल सेम निकला। और रही बात डिफरेंस की, हाँ डिफरेंस हम पैदा करेंगे कब, जब uvf का मान रखेंगे। डायग्राम देख के जो लेफ्ट साइड की दूरी होगी माइनस सिंबल के साथ, राइट साइड की जो दूरी होगी उसको प्लस सिंबल के साथ आप लिखना, अपने आप डिफरेंस आपका वहां पे उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से आपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए uvf में रिलेशन देखा। दर्पण से जुड़ी एक जानकारी और है, दर्पण जब प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब या तो वस्तु से बड़ा बनता है या वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, तो इसमें एक टर्म है आपका रेखीय आवर्धन, जिसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको कि हम स्मॉल m से लिखेंगे, ये बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई को i से लिखें, वस्तु की लंबाई को o से लिखें, तो रेखीय आवर्धन का सिंबल क्या होता है स्मॉल m बराबर i/o। मतलब आप जानते हो कि दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल m दैट इज इक्वल टू i/o, जहां पे i क्या है प्रतिबिंब की लंबाई और o क्या है वस्तु की लंबाई, या यही बराबर क्या हो जाता है v/u के। इस प्रकार से दर्पण से जुड़ी पूरी जानकारी आपने ली। अभी ये हमारा जो सीरीज चल रहा है इसमें हम जानते हैं पूरी न्यूमेरिकल आपको लगवाएंगे दर्पण का, और उसी के बाद लेंस पढ़ाएंगे। आपका 10th क्लास का पूरा फिजिक्स काफी डिटेल में आपको मिलेगा, विद न्यूमेरिकल मिलेगा, विद थ्योरी मिलेगी। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करो, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना बेहतरीन तरीके से, उतना ज्यादा न्यूमेरिकल हम आपके सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत करेंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।